हेलो डियर। मैं कमल छाबड़ा आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो आज का सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज इस सेशन के अंदर हम करने जा रहे हैं एक सैम्पल पेपर जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, उसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं बेसिकली। अब देखिए, आपने ओवरव्यू तो बिल्कुल लिया होगा कि आपका जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के स्पेसिफिकली किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। तो इस सेशन के अंदर जो है हम टॉप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर से नहीं उठाए गए हैं, जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था वहां से ये क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। हालांकि हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फेज 1 में हुए या सीबीटी 1 में हुए जितने भी आपके फेज 1 की सारी शिफ्ट थी उसमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है वो छांट के वो हमने क्वेश्चन जो हैं वो डाले थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे टॉप लेवल के, वो जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट वो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो आपके सीबीटी 1 में क्वेश्चन पेपर हुए थे या क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर वहां से ये क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। ये सैंपल पेपर बनाया है हमने, मतलब ये ऐसा लेवल रहेगा यहाँ पर आज के सेशन के अंदर क्वेश्चन का कि आपको मजा आने वाला है। देखो, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और सुन लो फिर आगे कंटिन्यू करना। पहली बात तो पेन और नोटबुक लेके बैठना जब भी आप ये सेशन देखने वाले हो। एक एक क्वेश्चन आपको तसल्ली से पहले अपने एंड से सॉल्व करना है। टाइम से रिलेटेड ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, टाइम बाउंड मत रख के चलना कि हाँ मुझे इतने सेकंड में सॉल्व करना है। आराम से तसल्ली से सॉल्व करो, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना है। सेकंड थिंग, अगर आपने टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया वो कर लेना, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर ही मिलने वाली है। ओके। तीसरी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलते रहे, बढ़िया सी प्रेपरेशन आपकी होती रही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना विद बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके। अब सुनिए इस वीडियो के अंदर है क्या। अब आपको भी नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो किस लेवल का होने वाला है। फेज 1 के अंदर या सीबीटी 1 के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस जो थे वो रीजनिंग सेक्शन में 30 थे। इस बार जो है रीजनिंग से रिलेटेड आपको 35 क्वेश्चंस जो हैं अवेलेबल होंगे सीबीटी 2 के एग्जाम में जाके। कोई आइडिया नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहे। अगर आपने प्रीवियस ईयर या सीबीटी 1 के क्वेश्चंस का अगर एनालिसिस लिया हो तो बहुत से टाइप के क्वेश्चन ऐसे थे, शिफ्ट टू शिफ्ट मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से टाइप के क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको लेवल काफ़ी बढ़ा के मिला था। लाइक अगर मैं पजल की बात करूं, मैं सिटिंग की बात करूं, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन भी थोड़े ट्रिकी लेवल के आए थे, तो आपने वो देख ही लिया होगा। तो ये जो सैंपल पेपर है इसमें मैंने मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो अरेंज किए हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टाइप को ही, क्वेश्चन की टाइप को ही मैंने टारगेट किया है, मैंने ऐसा नहीं किया। जैसा पैटर्न जो है क्वेश्चंस का, सपोज एनोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया, कोई पजल से क्वेश्चन आया, कोई सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से क्वेश्चन आया, पैटर्न मैंने वही रखा है, बट उन क्वेश्चंस का लेवल जो है मैंने बढ़ा दिया है। अब अनएक्सपेक्टेड चीज क्या है, हमें नहीं पता कौन से टॉपिक का लेवल जो है वो बढ़ के आ जाए, बट हमें तो ऑलरेडी प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। तो आप इजी लेवल के क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ वहां से कंटेंट देख रहे हैं, आपको मिल भी रहा है, आपको फेज 1 के या सीबीटी 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो कर भी लिए होंगे। बात आती है जो क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर हम सिर्फ फंसने वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम में जाके वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे, जरूर देखना, एंड तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और एक और बात, पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस लेवल के क्वेश्चंस चाहिए सैंपल पेपर की फॉर्म में, या इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी थोड़े दिन पहले जिसमें हमने फेज 1 के जितने भी टॉप लेवल के 60 क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि हमने जो है इस बार जो है ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, इतना सोच के चलना। ओके, मेहनत पूरी करना, ठीक है, गाइड हम करेंगे, टेंशन मत लेना। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, अगर नहीं भी पता तो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने रीजनिंग की बुक जो है वो लॉन्च की है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इसे परचेज नहीं किया तो कर लो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि 2022 की
लेटेस्ट बुक मैं कह सकता हूँ, दी बेस्ट रीजनिंग बुक जो है वो आपके लिए होने वाली है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं टिल डेट, पूरी की पूरी बुक जो है वो उन क्वेश्चन से अपडेटेड है। लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके किसी भी काम का नहीं है, ऐसा होने नहीं वाला। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और ये बुक अभी के लिए जो है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, अंग्रेजी माध्यम में। हिंदी में जल्द ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसकी प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है। आपको डायरेक्टली देखो सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे जाके, रीजनिंग बुक बाय कमल सर या रीजनिंग बुक बाय कमल छाबड़ा, पूरा नाम भी लिख सकते हैं। अगर सर्च करना नहीं चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, जिसमें कि आपको स्टॉर्म का कोड अवेलेबल है 15, एप्पल का कोड अवेलेबल है 6, वर्च्यू का कोड अवेलेबल है 35। सिमिलरली हमें किसका कोड बताना है, कपबोर्ड का। देखो क्वेश्चन को हिट कैसे करना है, हमेशा जहां जिस वर्ड के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स कम हो ना, सिर्फ उसी को टारगेट करो। जैसे यहां पर एप्पल और स्टॉर्म की बात करें, इसमें 5-5 लेटर्स हैं। अब दोनों में से कोई भी कोड पकड़ सकते हो। अब एप्पल में 5 लेटर थे, इसका कोड है 6। स्टॉर्म में भी आपके यहां पर कितने लेटर्स थे, 5 लेटर्स थे पूरे वर्ड में, इसका कोड कितना है 15। तो यहां पर ये मैटर करेगा कि 5 लेटर है, कोड 6 कैसे बना, 5 लेटर है, कोड 15 कैसे बना। तो नंबर ऑफ लेटर्स के साथ ये तो चीज मैटर नहीं करती है। तो हम एक काम करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस ले लेते हैं। 1, 16, 16 ये तो देखो टिप्स पे होनी चाहिए, 5, उसके बाद 19, 20, 15, 18 और 13। अब देखिए आपको कोई कॉमन चीज लग रही होगी, यहाँ पर फील हो रही होगी कि कॉमन चीज क्या है। जैसे कि अगर हम स्टॉर्म में बात करें, कॉमन चीज एक दिखाई दे रही है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है यहाँ पर, तो कोड भी आपको 15 अवेलेबल हुआ। बट इससे डायरेक्ट लिंक कैसे मिला हमें, अगर हम एप्पल की बात करें तो ओ यहाँ पर, चलो स्टॉर्म में देखा जाए तो एक वोवल की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर यहां पर एप्पल वर्ड में बात करें तो वोवल्स कितने हैं हमारे पास, 2 वोवल्स हैं, ए और ई। अब इनकी प्लेस वैल्यू का सम देखो, 1 और 5 कितना हो गया, 6। तो यहां मैटर क्या कर रहा है, कोड जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मैटर कर रही है, कोड की वैल्यू जो है वो मैटर कर रही है। वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, उनमें जितने भी वोवल्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को जस्ट ऐड करके लिखा गया है। इसी तरह अगर हम वर्च्यू में बात करें तो यहां पर सिर्फ वोवल्स को टारगेट कर लो। आई 9 है, यू 21 है, ई कितना हो गया 5। तो 21 और 9 30, 30 और 5 सॉरी हाँ 21 और 9 30, 30 और 5 कितना हो गया 35। तो आपको देखो कोड भी अवेलेबल है 35। तो यहां पर फिगर आउट कीजिए कौन कौन से वोवल्स हैं, सिर्फ उन्हीं वोवल्स की प्लेस वैल्यूज को मेंशन कर लो। जैसे यू का प्लेस कितना हो गया यहाँ पर 21, यू के बाद कौन सा लेटर आ रहा है वोवल की फॉर्म में, ओ दैट इज 15, फिर उसके बाद कौन आ रहा है ए दैट इज 1। बस आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है। 21 और 1 22 और 15 कितना हो गया 37 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए सीरीज को कंप्लीट करना है, हमें बताना है कौन से लेटर का कॉम्बिनेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, वही बात आती है। लेटर्स का केस आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में आता है, अल्फाबेट के केस में आता है, लेटर सीरीज में आता है। पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस लो। अगर मैं हर ग्रुप के अंदर फर्स्ट लेटर को टारगेट करूं, देखिए फर्स्ट लेटर को टारगेट करते हैं बस, तो सी का प्लेस कितना हो गया 3, एफ का प्लेस कितना हुआ 6, उसके बाद के 11, देन हमें फिगर आउट करना क्या आएगा, उसके बाद क्या है 1, ए की प्लेस वैल्यू 1। तो देखो 3 से 6 तक कितने का इंक्रीमेंट आया, 3 का इंक्रीमेंट आया, 6 से 11 तक 5 नंबर बढ़े, फिर उसके बाद नहीं पता और उसके बाद नहीं पता कितने का आएगा। तो हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा। अगर पहले 3 का इंक्रीमेंट आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का होना चाहिए। ओड नंबर्स विषम संख्याएं जो हैं वो कंसेक्यूटिव मूव हो रही हैं, या मैं कह सकता हूं जो गैप है अपने आप में 2 के इंक्रीमेंट में आ रहा है, 2 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। 3 और 2 5, 5 और 2 7, हिट एंड ट्राई लगाते हैं। तो 11 और 7 कितना हो गया 18। 7 के बाद कितना क्या गैप आएगा 9 का, 18 में 9 जोड़ दो कितना हो गया 27। अब 27 अगर हम बात करें तो लेटर्स तो हमारे पास 26 हैं, तो 27वें प्लेस पे अगर हम बात करें तो ए ही तो अवेलेबल होगा, क्योंकि सीरीज के केस में या कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, रेफरेंस देता रहूंगा, जो भी आपके लिए चीजें जो हैं वो बहुत काम की होने वाली हैं। तो सीरीज के केस में या कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ए टू जेड में हमारे पास रेपिटेशंस अलाउड होती हैं। ए टू जेड 1 से लेके 26 तक जितने भी लेटर्स हैं उसके बाद जो है वो रेपिटेशन कॉन्टिन्यूटी में आती है, मतलब ए टू जेड का जो साइकिल है वो रिपीट हो जाता है 27 to 52।
तो यहां पर आप अगर इसे 1 ले लेंगे या आप इसे 27 ले लेंगे ए की प्लेस वैल्यू को, तो मैटर नहीं करेगा ये। ठीक है, तो 18 और 9 27, मतलब हमें यहां पर रेफरेंस मिल चुका है कि यहां पर कौन सा लेटर आने वाला है, आर, क्योंकि हम सिर्फ नंबरिंग को मेंशन कर रहे हैं और 18th प्लेस पे कौन सा लेटर अवेलेबल है, आर। तो हमें इतना पता चल चुका है कि हमारा ए और बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं हर ग्रुप के अंदर जो दूसरा लेटर अवेलेबल है। अब देखो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, फिर जल्दी से स्पीड खींच देंगे हर इक्वेशन को, ट्यूनिंग फिट बैठ जाएगी ना, आपका फ्लो भी अकॉर्डिंगली बन जाएगा। तो चलो दूसरा लेटर उठाते हैं। 5 10 17, क्या क्या है, 5 10 17। मैं डायरेक्टली हर ग्रुप का जो मिडल वाला लेटर है या दूसरा लेटर है उसकी प्लेस वैल्यूज को मेंशन कर रहा हूं। उसके बाद हमें फिगर आउट करना है, देन आफ्टर दैट क्या है, 11। तो चलिए यहां पर आ जाते हैं, देखते हैं क्या गिवन है। पहले 5 नंबर बढ़े, फिर 7 नंबर बढ़े। इसी की तरह देखो, पहले 3 था, फिर 5 था, 2 नंबर बढ़े थे गैप के अंदर, यहां पर भी 5 और 7, यहां पर भी 2 नंबर बढ़े। हिट एंड ट्राई लगा लेते हैं, फिर 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 11। 17 में 9 जोड़ो 26 हो गया, 26 में 11 जोड़ दो कितना हो गया, 11 ही तो होगा। 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वैसे 37 आएगा। अगर हम 37th प्लेस पे देखें लेटर कौन सा अवेलेबल है, तो 37 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 26 + 11 में। क्यों 26 11 लिखा, क्योंकि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का एक कंप्लीट साइकिल है वो 26 अक्षरों का होता है। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट साइकिल में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट साइकिल में 11th प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, के ही तो अवेलेबल होगा। तो वही तो आपको देखो अवेलेबल था। ठीक है, तो चलिए आपको यहां पर दूसरा लेटर भी मिल चुका है, तो 26वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, यहां पर Z। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि R के बाद Z, पहले 2 लेटर्स तो फिक्स ही हैं। यहां पर आंसर में क्या आने वाले हैं, तो 2 लेटर से ही आपको अपने आंसर की क्लियरिटी हो रही है। अगर आप तीसरा लेटर कंपेयर करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या है, DHN, मतलब कि 4 8 14। इसके बाद हमें फिगर आउट करने क्या आएगा, आफ्टर दैट क्या है, 6। तो 4 से 8 तक बढ़े 4 नंबर, 8 से 14 तक 6 का इंक्रीमेंट आया। उसके बाद हमें दोनों फिगर आउट करने, इन्हीं की तरह इसे भी सॉल्व कर लो। पहले 4 नंबर बढ़े, फिर 6, फिर 8 बढ़ेंगे, उसके बाद 10 नंबर बढ़ेंगे। 14 और 8 कितना हो गया, 22। 22 में 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 32। स्प्लिट कर दो कैसे, 26 + 6 में। एक साइकिल कंप्लीट हो गया A to Z का। नेक्स्ट साइकिल में 6th प्लेस पे कौन सा लेटर होगा, F। आपको देखो ये भी अवेलेबल था। तो 22वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, द लेटर इज B। ठीक है, शुरू में थोड़े मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, इजी टू मॉडरेट जाएगा, बाद में लेवल देखना बढ़ता रहेगा हर एक क्वेश्चन का। चलिए एक तरह से एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाया है। अब ये आपके मार्क्स नहीं डिसाइड करेगा, इसको ऐसे मत सोच के चलना कि हाँ ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं कि लेवल कौन से टॉपिक का हाई आ जाए। ठीक है, तो हमें जो है ऑलरेडी अपनी प्रेपरेशन करके चलनी है, तो इसे बोझ मत समझ के चलना, दिमाग के ऊपर बोझ मत डालना बिल्कुल भी कि हाँ यही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और यही आपका स्कोर कार्ड डिसाइड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बैंक का कोड हमें कितना है गिवन है, नंबर की फॉर्म में 29। उसके बाद बात करें ब्रेक का कोड कितना गिवन है हमारे पास यहाँ पर 43। चलो तो किसका निकालना है, क्लेवर का। तो पहले देखते हैं बैंक और ब्रेक का कोड बना कैसे है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है सबसे पहले उसी को टारगेट करो, वो ज्यादा बेटर होगा, कोड इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है बेसिकली। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 14 कितने हो गए, 17, 17 और 11 कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 28। अब 28 तो है, बट यहाँ पर कोड क्या गिवन है 29। एक जोड़ा, एक क्यों ऐड किया 28 में, क्योंकि यहां पर क्लियरली हमें पता चल रहा होगा कि पूरे वर्ड के अंदर नंबर ऑफ वोवल सिर्फ एक ही है, उसी की वैल्यू को ऐड कर दिया। जैसे एक वोवल है तो एक ऐड कर दिया, यही 10 ट्रायल। अब एक वोवल है तभी एक ऐड किया, या वोवल की प्लेस वैल्यू, उस वोवल की प्लेस वैल्यू एक है, या उसी एक को ऐड किया। तो यहां पर 2 लॉजिक जो है वो निकल के आ रहे हैं। क्लियरिटी कौन देगा आपको, ब्रेक वर्ड। तो चलिए B2 R18 A1 K11 E5। चलिए इसका कोड आइडेंटिफाई करते हैं क्या बनने जा रहा है। 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 11 32 और 5 कितना हो गया 37। अब 37 में कितने जोड़े गए हैं, 6 जोड़े गए हैं। अब 6 क्यों जोड़े गए, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें, वोवल्स जो हैं वो तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 ऐड होने चाहिए थे। जैसे बैंक में प्लेस वैल्यू का सम आ रहा था 28,
वोवल एक था तो एक जोड़ के कोड बन गया 29। इसी तरह यहाँ पर प्लेस वैल्यू का सम आ रहा है 37, इसमें वोवल 2 है तो 37 में 2 जोड़ के 39 कोड आना चाहिए, बट कितना गिवन है 43। अब वो लॉजिक तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, दूसरा लॉजिक हमने फिगर आउट किया था कि जो यहां पर वोवल यूज हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू एड ऑन की गई है। लॉजिक तो ये भी निकल सकता है। अब यहां पर देखें तो दो वोवल्स हैं ए और ई, इनकी प्लेस वैल्यूज क्या है 1 और 5, 1 और 5 कितने हो गए 6, अगर 37 में 6 जोड़ देंगे तभी तो 43 कोड बनेगा। अब यही चीज हमें यहां लगानी है क्लेवर में। तो चलो C3 L12 E5 V22 E5 R18, तो चलिए इनकी प्लेस वैल्यूज को ऐड ऑन करते हैं। 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25 और 22 कितने हो गए 47। 47 में 18 अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 65। अब 65 में क्या ऐड किया जाना चाहिए कि हमारा कोड बने, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, लॉजिक आपको पता चल ही चुका है। वोवल्स की प्लेस वैल्यू को पकड़ लो, वोवल सिर्फ 2 ही है ई, 5 और 5 कितने हो गए 10, तो 65 में 10 जोड़ दो तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अमंग 5 आयरन बोल्स PQRSNT द वेट ऑफ Q इज 5 kg। ये आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट बेस्ड रैंकिंग, जहां पर कंपैरिजंस आ जाते हैं। तो कहता 5 लोहे की गेंदें हैं PQRST, उनका अलग अलग वजन है, वेट है, जिसमें कि द वेट ऑफ Q इज 5 किलोग्राम। यहां पर हमें गिवन है कि जो Q का वेट है वो कितना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ Q का जो वेट है वो कितना गिवन है हमें 5 kg अवेलेबल है। विच की बात की गई है तो किसके बारे में बात हो रही है, Q की ही बात हो रही है। विच इज डबल द वेट ऑफ P, जो Q का वेट है, Q बॉल का वेट है वो P से 2 गुना है। अगर Q का वेट P से 2 गुना है तो P का वेट Q से आधा हुआ, ऑब्वियस ही बात है। मतलब अगर P का वेट 1 किलो होता तो Q का वेट 2 किलो होता ना, तो Q का वेट 2 किलो है तभी P का वेट जो है वो Q से आधा हुआ, मतलब 1 किलो हुआ। सिमिलरली यहां पर अगर Q P से डबल है तो P Q का हाफ हुआ, तो P अगर Q का हाफ हुआ तो उसका वेट कितना होगा, 5 का हाफ कितना होगा 2.5 kg। आफ्टर दैट द वेट ऑफ S इज हाफ द वेट ऑफ T। S का जो वेट है, भार है, वो T का कितना है, आधा है। हमें नहीं पता T का वेट कितना है, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि T का वेट जो है वो S का डबल है, क्योंकि अगर हम 2 को यहां शिफ्ट कर दें T का वेट ट्वाइस ऑफ S हो जाएगा, S का 2 गुना। डिपेंड करेगा आगे इंफॉर्मेशन किस तरह की अवेलेबल है। द वेट ऑफ R इज इक्वल टू द वेट ऑफ P एंड Q टेकन टूगेदर। कहता R का जो वजन है ना वो किसके बराबर है, P और Q दोनों के वजन के बराबर है एक साथ। तो P और Q का वजन देखो कितना है 5 और इसका है 2.5, दोनों को इकट्ठा कर दो कितना बन गया 7.5, वो किसका वेट होगा, R का वेट होगा। तो R का वेट यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं 7.5 kg। ओके, आफ्टर दैट द वेट ऑफ T इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ R। T का जो वजन है ना वो R का कितना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स। तो T का वजन जो है वो R का कितना हुआ, 4 टाइम्स हुआ, 4 गुना। तो 7.5 का 4 गुना 7 चौके 28 5 चौके 20, मतलब कितना हो गया 30 kg। सिंपल से इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल का है, क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो ये मॉडरेट लेवल में ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि टाइम भी तो कम है। देखो तो हमें ऐसा लगेगा जी क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ा के आया था, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक ही है बट अटेम्प्ट करने में उसे काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इसका क्या शॉर्टकट होगा आप बताइए। ठीक है, तो पूरा सेशन हमने ऐसा ही रखा है कि आपको फील आए कि हाँ क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा दम है। ठीक है, आप खुद इस चीज़ को फील करके और कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि हाँ हमें ऐसा ही लेवल चाहिए आगे। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ द वेट ऑफ S। तो बात देखो किसकी गई है, S की। तो हमें S के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी कि S का वेट जो है वो T का आधा है। अब T का वेट कितना है 30, तो इसका आधा कितना हो गया 15 kg। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो पिछला क्वेश्चन हमने देख लिया, ये हाँ इसकी बारी। अब ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन, ये भी देखा गया था आपका CBT 1 के केस में। कहता इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर,
कहता अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं A to Z के, अगर उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब जो A to Z का केस है लेफ्ट टू राइट होता है 1 से लेके 26 तक, उसको रिवर्स कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए? A to Z। ठीक है, अब यहां और यहां डिफरेंस कहां पर आएगा? इनकी प्लेस वैल्यूज के ऊपर। पहले जो A to Z का केस है, यहां पर आपको हर लेटर की प्लेस वैल्यू पता थी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। A की प्लेस वैल्यू 1 है, B 2 है, C 3 है, P 16 है, K 11 है, Q 17 है, Z 26 है। ठीक है, अब यहां पर हर लेटर की प्लेस वैल्यू कहां से पता होगी आपको? दाईं ओर से। अगर बाईं ओर से देखें तो बाईं ओर से पहला अक्षर Z होगा, फिर Y होगा, फिर X होगा, एंड सो ऑन। यहां हर लेटर की अब प्लेस वैल्यू जो है आपको कंडीशन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें हर लेटर का प्लेस वैल्यू कहां से पता है? राइट हैंड साइड से, दाईं ओर से। विच लेटर कम्स इन द मिडल ऑफ 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 5th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब यह बोला गया है कि जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उन सभी को अगर उल्टे क्रम में लिखें इस फॉर्म में, तो ऐसा कौन सा अक्षर होगा जो बाएं ओर से 8वें अक्षर और दाईं ओर से 5वें अक्षर के बिल्कुल मध्य में अवेलेबल हो, मिडल में अवेलेबल हो? तो हमें 5th फ्रॉम द राइट तो पता है यहां पर कौन आएगा। 5th फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से 5वां अक्षर, दाईं ओर से पहला कौन है? A, दाईं ओर से दूसरा कौन है? B, क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्लियर किया है यहां हमें हर लेटर का प्लेस वैल्यू कहां से कहां तक पता है? राइट टू लेफ्ट तक। तो 5th फ्रॉम द राइट यहां पर कौन आएगा? E। तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए वैसे लेटर का तो रोल है नहीं, बट स्टिल हम ये डिस्कस कर रहे हैं चीज आपको क्लियरिटी देने के लिए कि यहाँ 5th राइट पे E कैसे आया। फिर वो पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता था आपको। अब 8th फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं ओर से 8वां अक्षर, अगर ये सीक्वेंस होता तो हम इसमें 8th फ्रॉम द लेफ्ट बाईं ओर से 8वां अक्षर क्लियरली बता पाते कि बाईं ओर से 8वां अक्षर तो होता है H, बट यहां पर बाईं ओर से 8वां अक्षर H थोड़ा होगा, क्योंकि यहां हमें हर लेटर का प्लेस वैल्यू दाईं ओर से पता है। तो अगर आपने एक रूल किया हुआ है T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1, ये किस लिए होता है? किसी भी लेटर का प्लेस अगर आपको लेफ्ट से मालूम है उसे राइट से निकालना हो, या राइट से मालूम है उसे लेफ्ट से निकालना हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि 8th लेफ्ट पे यहां पर कौन सा लेटर आएगा, तो डायरेक्टली इस रूल के थ्रू निकाल लो। टोटल 26 अक्षर है, 8th लेफ्ट हमें गिवन है, राइट से उसे निकालना है -1, कर सकते हो। या डायरेक्टली हमारा एक शॉर्टकट है कि हमें जो है किसी भी लेटर का प्लेस अगर लेफ्ट से गिवन हो राइट से निकालना हो, या राइट से गिवन हो लेफ्ट से फिगर आउट करना हो, तो सम जो है वो टोटल से एक ज्यादा बना लो। टोटल से एक ज्यादा -1 यहां पर आके शिफ्ट होगा, टोटल 26 है तो एक ज्यादा 27 बन गया। मैं ऐसा क्यों सिखाता हूं? क्योंकि आप में से काफी लोग जो हैं वो 27 में से माइनस करते होंगे, है ना। 27 में से पहली बात माइनस करोगे, या माइनस करने पे जो है वो आपका क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला बन जाता है। आप सोचते हैं यार माइनस करने पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा इजी रहता है। दूसरा रीजन क्या है टोटल से एक ज्यादा बनाना, ऐसी सेंस बोलने का? रैंकिंग में भी तो ये रूल फॉलो होता है। तो रैंकिंग में क्या टोटल 26 होते हैं तो 27 में से माइनस कर दोगे? नहीं ना, उसमें तो टोटल वेरी करेगा। तो चीज एक सीखो, मल्टीपल जगह पर यूज कर लो, और ज्यादा बेटर भी है आई थिंक उससे। तो यहां पर सम टोटल से एक ज्यादा बनाएंगे, मतलब सम 27 बनाएंगे, तो 8 में क्या जोड़े? 19। तो जो अक्षर यहां पर बाईं ओर से 8वां होगा वो दाईं ओर से 19वां भी होगा। अब हमारे पास ये दो अक्षर है, इनकी मिडिल वैल्यू निकालनी है। मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हो? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। और मिडिल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, किन्हीं भी दो अक्षरों की अगर आप मिडिल वैल्यू निकालना जा रहे हैं ना, वैसे ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, बट स्टिल किन्हीं भी दो अक्षरों की अगर आप मिडिल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मध्य अक्षर कौन सा है, तो उनकी डायरेक्शंस का सेम होना जरूरी है। मैं 8 और 5 को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता था, क्यों? ये लेफ्ट है और ये राइट है, डायरेक्शन सेम होगी तो ही मिडिल वैल्यू निकलेगी। तो देखो 19 और 5 कितना हो गया? 24। 24 बटा 2 कितना होगा? 12। अब आपने राइट और राइट को यूज किया ना, तो वैल्यू भी लास्ट में क्या आएगी? राइट ही आएगी। तो 12th फ्रॉम द राइट, दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? एल ही तो होगा, क्योंकि इस बार हमें हर लेटर का प्लेस कहां से अवेलेबल है? दाईं ओर से, याद होगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, कजन्स, मेल्स एंड नेफ्यूज के बीच में हमें बताना है एक्चुअल वेन डायग्राम क्या बनेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मेल्स और नेफ्यूज की। ठीक है, मेल्स और नेफ्यूज की अगर हम बात करें कि दुनिया में जितने भी नेफ्यूज हैं, भतीजे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? मेल पर्सन ही तो हैं।
क्या है वो, मेल पर्सन ही है। अब कजन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कजन्स की बात करें, ये हिंदी में गलत है, चचेरा भाई नहीं होगा, बहन को भी तो बोल सकते हैं, चचेरी बहन को, वो भी तो कजन ही है, ठीक है, तो ये भाई नहीं होगा, बहन होगा। ओके, इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए कजन्स की बात करें, कजन्स तो एज अ मेल भी हो सकते हैं और एज अ फीमेल भी हो सकते हैं। अगर हम मेल को ही टारगेट करें, अभी कजन्स और मेल का कंपैरिजन देखें, कजन एज अ मेल भी हो सकते हैं और कजन एज अ फीमेल भी हो सकते हैं। तो हम सभी मेल्स को तो नहीं कहेंगे वो कजन है, कुछ एक मेल्स जो हैं वो आपस में कजन्स का रिलेशन बना सकते हैं, और कुछ नेफ्यूज भी जो हैं किसी के, वो भी क्या है, कजन्स हो सकते हैं। तो मतलब कि यहां पर जो है वो पार्शली रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, किसका, मेल और नेफ्यू का, किसके साथ, कजन्स के साथ। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सीरीज को कंप्लीट करना है। तो चलिए, ये नंबर सीरीज गिवन है। अब देखिए सीरीज को अप्रोच कैसे करना है वो आपको सीरीज देखते ही पता चल जाएगा। इधर देखो 2 नंबर बड़े, इधर 2 नंबर बड़े, इधर 2 नंबर बड़े, इधर 7 नंबर बड़े, इधर 1 नंबर बड़ा, इधर देखो कितना गैप आ रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही है। तो ये जो है नंबर टू नंबर तो सीरीज सॉल्व होने नहीं वाली, ऑल्टरनेट नंबर ही उठा के ये सीरीज सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस सीरीज को लिख भी लेते हैं, 5 7 9 11 18, अगला हमें फिगर आउट करना है 34 35 59 और 67, ठीक है, तो यहां पर है 35। तो चलिए इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे तो सीरीज सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि इसमें जो गैप आएगा उसकी कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं बन रही, ना सीरीज की यूनिफॉर्मिटी बन रही है। 2 नंबर बड़े, 2 नंबर बड़े, 2 नंबर बड़े, फिर 7 बढ़ गए, आगे का चलो पता नहीं है, फिर 1 नंबर बड़ा, फिर यहां पर 24 नंबर बड़े। ये क्या पैटर्न हुआ, तो सीरीज जो है वो ऑल्टरनेट उठेगी। कैसे, अगर हम 5 से 9 तक का देखें कि क्या कनेक्शन है, 5 से 9 तक कितने नंबर बढ़े, 4। 9 से 18 तक कितने नंबर बढ़े, 9 नंबर बढ़ गए। ऑल्टरनेट उठाओ एक छोड़ के, 18 से 34 तक कितने नंबर बढ़े, 16 नंबर बढ़े। ऑल्टरनेट उठाओ, यहां से कितने नंबर बढ़े, 25 नंबर बढ़े। तो एक पैटर्न आपको तो पता चल चुका है कि जो ऑल्टरनेट सीरीज हमने चूज की है उसमें जो इंक्रीमेंट है या गैप जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर्स की शेप में इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखो, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। अब दूसरी ऑल्टरनेट सीरीज उठाते हैं, क्योंकि उसी के ही कनेक्शन में हमें यहां पर बैठा हुआ नंबर अवेलेबल होगा। 7 से 11 तक 4 नंबर बढ़े, आगे का हमें रेफरेंस नहीं पता, उससे आगे का भी कहां से पता चलेगा। बट 35 से अगर हम 67 तक देखें तो कितने नंबर बढ़े हैं, 32। अब जो ये ऑल्टरनेट सीरीज थी, यहां पर तो हमें आइडिया हो रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर संपूर्ण वर्ग जो है वो डिफरेंस आ रहा है यहां पर एक नंबर से दूसरे नंबर तक। अगर ये 4 है तो ये कितना है, 32। 4 भी माना वर्ग है, संपूर्ण है, वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, बट 32 तो नहीं है ना। तो इसके लिए हम एक हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा सकते हैं। 4 के टेबल पे 32 भी आता है, हम एक बार 4 का ना डबल करके देखते हैं। 4 का डबल कितना होता है, 8। 8 का डबल कितना हुआ, 16। 16 का डबल कितना हुआ, 32। मतलब कि 4 से लेके 32 तक डबलिंग में 2 मल्टीपल ऐसे होंगे डबल्स के जो यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। ये है हमारा हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। बेसिकली हमने यहां पर क्या किया है, जो ये गैप है इसकी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन किया है। हिट एंड ट्रायल में यही चीज एप्लीकेबल है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो पहले 7 से 4 बढ़े 11, 11 से 8 बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। चलो हिट एंड ट्रायल देखिए सेटिस्फाई होता भी है नहीं। 19 में 16 बढ़ने पे देखो 35 आ रहा है, 35 से 32 आगे बढ़ जाएंगे तो 67। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ब्लड रिलेशन का केस, नॉर्मल सा फैमिली ट्री हमें ड्रॉ करना है। के इज द सिस्टर ऑफ यू, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, के इज द सिस्टर ऑफ यू। के यू की बहन है, यू इज मैरिड टू ई। अब के यू की तो बहन है, बट यू का जेंडर नहीं पता ना, मेल है या फीमेल है। यू का जो विवाह है किससे हुआ है, ई से हुआ है। यू इज मैरिड टू ई, ई इज द फादर ऑफ एस। ई जो है वो एस का पिता है, ई जो है एस का क्या हुआ, पिता। अगर ई यू का हस्बैंड है तो यू ई की वाइफ हुई, ओके। प्लस मेल के लिए यूज कर रहे हैं, माइनस का साइन फीमेल के लिए। एन इज द सन ऑफ एच।
अब n जो है वो h का बेटा है, n जो है वो किसका बेटा है, h का बेटा है। हमें नहीं पता h कहाँ अरेंज होगा या n कहाँ अरेंज होगा, क्योंकि अभी तक वो डिस्कशन में आए ही नहीं। u इज द मदर इन लॉ ऑफ h, u जो है वो h की सास है। अगर h की सास है तो u का एक कहीं ना कहीं चाइल्ड है, उसकी हस्बैंड, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड है h, तभी u h की सास बनेगी। अभी हमें देखो h का भी जेंडर नहीं पता। अब आगे मेंशन्ड है e हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, कहता ई का सिर्फ एक ही बेटा है और कोई डॉटर भी नहीं है। अगर ई का सिर्फ एक ही बेटा और कोई डॉटर नहीं है तो मतलब ई का ही एक ही चाइल्ड हुआ, वो कौन था, एस, और वो कौन है, बेटा, सन है, क्योंकि डॉटर तो कोई है ही नहीं। अब अगर यू एच की सास है, मदर इन लॉ है, तो वो एच जो है वो एस की वाइफ हुई, तभी यू एच की मदर इन लॉ बनेगी, और एच का बेटा कौन है, एन। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, सिंपल सा रिलेशन बनने जा रहा है। के इज मैरिड टू सी, के जो है वो सी से विवाहित है, के फीमेल पर्सन है तो सी कौन हुआ, एक मेल पर्सन। एम इज द डॉटर ऑफ सी, एम जो है वो सी की कौन है, बेटी है। तो हमें रिलेशन किसका बताना है, हाउ इज एम रिलेटेड टू यू, एम यू से कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि एम जो है यू की बहन की बेटी है। यू की बहन की बेटी कौन हुई, भांजी, दैट इज नीस। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। भतीजी को भी नीस बोला जाता है, भांजी को भी क्या बोला जाएगा, नीस बोला जाएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो 7 स्टूडेंट्स हैं, आपको उनके नेम भी अवेलेबल हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी का फेस जो है वो कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। तो चलो, पहले हमें अरेंज नहीं करने हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में आप पहले पर्सन को अरेंज कर सकते हो, बिठा के सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। लीनियर अरेंजमेंट में कभी भी पर्सन मत बिठाना जब तक आपको एक्सट्रीम एंड, चरम छोर वाला कोई ना कोई स्टेटमेंट या पॉइंट अवेलेबल ना हो, क्योंकि उससे हम श्योर हो जाते हैं कि अगर कोई चरम छोर पर पर्सन बैठा हुआ है, बाकी सारे उसके राइट में होंगे या लेफ्ट में होंगे। ठीक है, तो देखिए, एक्स सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। एक्स जो है वो वी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, वी के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एक्स। एंड, अब यहां पर एंड या बट आता, एंड की जगह चाहे बट भी आ जाता, तो एंड और बट के केस में जो आपकी स्टेटमेंट का पहला पर्सन या पहला पॉइंट है हमेशा वो डिस्कस होगा। अगर यहां पर एंड और बट की बजाय आ जाते दो डब्ल्यूज, हु या विच, हु या विच, तो हु और विच के केस में जो उनके साथ में बैठा पर्सन या पॉइंट होता हमेशा उसकी बात होती। अदरवाइज हिंदी में भी अवेलेबल होगा, आप सेंस भी बना के कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। एंड मतलब किसकी बात हो रही है, एक्स की। सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, माना कि x जो है वो v के तत्काल बाईं ओर तो है, बट वो किसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, y के। अगर y के दूसरे स्थान पर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर x है, तो हम रिवर्स में भी मूव कर सकते हैं, तो y जो है वो x के बाईं ओर दूसरे स्थान पे अगर होगा। तो अगर इसे प्रैक्टिकली भी सोच के चलें कि अगर सपोज आप किसी के साथ में बैठे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और सभी का फेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, कोई भी हो सकता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आप किसी के राइट में बैठे हो ना, दाईं ओर, तो गारंटी के साथ कहता हूं आपके साथ वाला जो फ्रेंड है आपके बाईं ओर बैठा होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फेस करने पे साथ में बैठे पर्सन का ना तो कभी राइट राइट कॉमन होगा, ना ही कभी लेफ्ट लेफ्ट कॉमन होगा। वही सेंस हमने यहां पर मेंटेन की है। अगर एक्स वाई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो वाई जो है एक्स के बाईं ओर दूसरे स्थान पे होगा। हमने ऐसा क्यों एज्यूम किया, क्योंकि एक्स ऑलरेडी अरेंज्ड है, देखो सभी का फेस भी नॉर्थ की तरफ है। तो चेन देखो एक्सीड करती जाती है, अपने आप बढ़ती रहेगी जब भी हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट का केस रहेगा। टी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वाई, टी जो है वो वाई के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो वाई का दायां चौथा, 1 2 3, टी यहां पर आ गया। ठीक है, देखो 5 पर्सन तो ऑलरेडी अरेंज हो गए। बट अब यहां पर बट आया तो किसकी बात हो रही है, टी की। पहले ही बताया था एंड और बट के केस में स्टेटमेंट का पहला पर्सन या पहला पॉइंट डिस्कस होगा हमेशा। बट टी जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू और एक्स। बट टी जो है वो ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है, ना तो टी किसका पड़ोसी है, एक्स का। एक्स का तो हो भी नहीं सकता था। ठीक है, देखो एक का गैप आ गया, तो टी किसका पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, मतलब डब्ल्यू ने इसके साथ में नहीं आना। अब डब्ल्यू आएगा भी कहां, उसके बारे में भी कोई क्लियरिटी नहीं है अभी तक। नेक्स्ट देखिए, यू इज एन
इमीडिएट नेबर ऑफ y। u जो है वो y का पड़ोसी है। अब अगर u और y दोनों एक साथ हैं क्योंकि वो पड़ोसी हैं, तो u यहाँ भी आ सकता है, u जो है वो y के बाईं ओर भी आ सकता है। तो इसे भी होल्ड में रख लेते हैं कि u और y जो है वो दोनों एक साथ बैठेंगे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन t एंड u। अब देखो यहाँ से क्लियरिटी होगी कि u बैठेगा कहाँ, कि t और u के बीच में 2 पर्सन है। t अगर यहाँ पर है, 2 के गैप में यहाँ पर कौन आ गया, u आ गया। ओके, कितने पर्सन हो चुके हैं, अभी तक भी 5 ही हैं। उसके बाद w सिट्स एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। w जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, दाएं छोर पर बैठा हुआ है। तो दाएं छोर पे यहां पर कौन आ गया, w। अब बात यह है, टोटल पर्सन थे 7, अभी तक 5 अवेलेबल है। अगर मैं दायां छोर w t के इमीडिएट राइट, t के तत्काल दाईं ओर एज्यूम करता भी हूं, तो t और w तो एक साथ आ जाएंगे, बट हमें गिवन था कि t और w तो एक साथ आएंगे ही नहीं। तो मतलब कि एक सीट छोड़ के हमें w को अरेंज करना पड़ेगा, तो जाके वो एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठेगा। अब देखो 7 पर्सन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो रिमेनिंग सीट पे जो भी बैठा है, कौन बैठेगा, जो पेंडिंग रह गया। तो हमें बताना क्या था कि हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन z एंड x। z और x के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, सिंपली पता चल रहा है 2 ही पर्सन आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल लेवल का था, बस आपको स्टेटमेंट्स को आपस में कोरिलेट करके चलना है, उसी से ही अंडरस्टैंडिंग जो है वो निकालनी है कि किस तरह से पर्सन्स अरेंज होंगे। चलो जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन का केस है। अब यहां पर बोला गया है इफ द साइंस माइनस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज्ड, मतलब कि अगर 2 साइन माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस वुड बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा समीकरण जो है वो सही होगा। ओके, तो यहां पर आपको भी पता है कि शॉर्टकट तो है नहीं ऑप्शंस के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन देख सकते हैं कि आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। माइनस और डिवाइड होना है ना, देखो माइनस और डिवाइड का साइन अगर हम एक्सचेंज करें तो डिवाइड अगर इधर आया, देखो 12 6 का मल्टीपल है, डिवाइड हो जाएगा, आंसर हो सकता है। माइनस और डिवाइड अगर हम इंटरचेंज करें, डिवाइड का साइन इधर आया, ये देखो इधर आएगा डिवाइड, तो 4/8 1/2 गुना 16, ये कैंसिल हो सकता है, देखो ठीक है, ये भी ऑप्शन एप्लीकेबल है। अगर हम यहाँ इस ऑप्शन में है डिवाइड और माइनस, अगर यहाँ पर डिवाइड आ भी जाता है 3/6 हो गया, फिर गुना आगे क्या है 4, तो ये फ्रैक्शन जनरेट कर सकता है, बट नहीं जनरेट करेगा, ये देखो ठीक है, नहीं जनरेट करेगा। वैसे देखा जाए सोल्व हो भी चुका है, यहाँ माइनस है ना, 12 में से 2 कम कर दो, ये 2 आ रहा है ना, 10 हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अभी तक ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं हुआ था क्योंकि आधी से ज़्यादा तो इक्वेशन सॉल्व ही कर चुके थे हम। देखो आगे देख लो, चलो वैसे आंसर आ चुका है, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट होता भी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ। माइनस और डिवाइड, अगर इधर माइनस है और इधर डिवाइड रख देते हैं तो 12 6 का मल्टीपल है, इससे भी आंसर आ सकता था। इन शॉर्ट हमने ये इंटरचेंज करने पे ये देखा कोई टिपिकल फ्रैक्शन तो नहीं जनरेट हो रहा था। ठीक है, फ्रैक्शन कोई जनरेट ही नहीं हुई, मतलब न्यूमरल वैल्यू में सभी का आंसर आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर इक्वेशन को पिक करना होगा। वैसे नॉर्मली हम अगर सॉल्व कर भी रहे थे तो सडनली कोइंसिडेंट हुआ, हमें बी ऑप्शन में आंसर दिख चुका था। जैसे कि अगर यहाँ पर माइनस और डिवाइड को सॉल्व करें, 12 - 4 गुना 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 12 - 4 गुना 3/6 कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बोर्ड मास रूल लगाया मैंने, पहले डिवाइड सॉल्व किया फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, तो इस सारी की वैल्यू आ गई 2, 12 में से 2 कम कर दो तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 10 हमारा रिजल्ट आ रहा है, देखो ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का आपका क्वेश्चन है कि इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर, श्रृंखला के अंदर ऐसे कितने चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं। तो बेसिकली हमें टारगेट क्या करने हैं यहाँ पर, सिंबल्स। ठीक है, कौन से ऐसे सिंबल्स देखने हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, जिसमें से प्रत्येक सिंबल जो है इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले, इमीडिएटली फॉलोड बाय या इमीडिएटली सक्सीडेड बाय का मतलब क्या होता है, तुरंत बाद वाला। ठीक है, प्री मतलब पहले, आप यहां से याद रख सकते हो। इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले। तुरंत पहले क्या होनी चाहिए, एक संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तुरंत पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या, एक नंबर आना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, और तुरंत बाद क्या होना चाहिए, एक अक्षर या एक लेटर आना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे सिंबल देखने हैं जिसके तुरंत पहले एक नंबर हो और तुरंत बाद क्या हो, एक अक्षर हो। तो सिंपली आप नंबर सिंबल को इकट्ठा देख सकते हो, डजंट मैटर। आप सिंबल लेटर को इकट्ठा देख सकते हो, और सिंबल यूनिक वे में है, सिंबल टारगेट भी कर लोगे तो कोई मैटर नहीं करेगी चीज़। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेटर होते ना तो लेटर को मत देखते, क्योंकि लेटर जो है वो नंबरिंग में ज़्यादा है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें लेटर लेटर या सिंबल देखना है तो सिंबल को पकड़ लेना, चाहे कुछ भी पूछ रखा हो, कितने अक्षर हैं, कितने सिंबल हैं। मतलब कि जो भी आप कॉम्बिनेशन निकालने जा रहे हैं, मीनिंग बता रहा हूं, मैंने इतना क्या बोल दिया, जो भी आप कॉम्बिनेशन निकालने जा रहे हैं उसमें से जो एलिमेंट आपको इजीली आइडेंटिफाई हो, पता चल जाए हाँ ये आसानी से पता चल रहा है ये वाला एलिमेंट। एलिमेंट कोई भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है। जो आपको लगे इजीली एनालाइज हो रहा है ना एलिमेंट, सबसे पहले उसी को टारगेट करके पूरा कॉम्बिनेशन देख लो। ठीक है, अब जैसे यहां पर सिंबल से ही पता चल जाएगा, सिंबल से पहले नंबर देख लो, फिर बाद में लेटर देख लेंगे। सिंबल है बट नंबर नहीं है, कैंसिल करो। सिंबल है पहले नंबर नहीं है, कैंसिल करो। सिंबल से पहले लेटर आ रहा है, इसे भी कैंसिल करो। सिंबल से पहले नंबर नहीं है, कैंसिल करो। इसे भी कैंसिल करो, सिंबल से पहले सिंबल था, यहां भी नहीं है, कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, ना। यहां पर कोई भी एक ऐसा सिंबल नहीं है जिसके तुरंत पहले एक नंबर आता हो और तुरंत बाद में क्या आता हो, एक अक्षर आता हो, तो आंसर वुड बी नन। कई बार आपको पजल किया जा सकता है नन ऑफ दीज के साथ भी, ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ दीज, बहुत सी जनता क्या है ये मार्क करके आ जाएगी, नन भी गिवन है, नन ऑफ दीज भी गिवन है, नन ऑफ दीज मार्क कराएंगे। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। हम ये क्यों मार्क करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम नन ऑफ दीज के ऊपर अप्रोच करते हैं। क्या हमारे पास आंसर आया, नहीं आया ना, ऐसा कोई सिंबल है ही नहीं, ये आंसर आया, तो इसका मतलब होता है नन, कोई भी नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज मत मार्क करके आ जाना, तो ये काफी दिक्कत देता है, ध्यान से चलना। ओके, नेक्स्ट देखो, चलो ये तो हो गया हमारा किसका केस, ओड वन आउट का। विषम को चुने, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में पिक करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर सकता है, कम से कम 1 मिनट तो कंज्यूम करेगा। और ओड वन आउट की खास बात ये है, मतलब क्लासिफिकेशन की खास बात ये है, ये एक तरह का ड्रॉबैक है, कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। जरूरी तो नहीं है कि पहले में देखा और आंसर आ गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा कि हाँ ये पैटर्न देखो वही आपका आंसर है, नहीं। हमें तो फिगर आउट करना होता है कौन सा चारों में से डिफरेंट है, डिफरेंट को हमें फिगर आउट करना और वही हमारा आंसर होता है। तो यही चीज हमें जो है ऑप्शन के थ्रू करनी होगी। और टाइम टेकिंग कैसे है, कम से कम 2 ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे। सपोज इधर डिफरेंट पैटर्न है, इधर डिफरेंट पैटर्न है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से ही पता चल जाएगा आंसर कौन सा होने वाला है। कैसे पता चलेगा, सी ऑप्शन को क्रॉस चेक करके, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो देखने पड़े ना। तो ये ड्रॉबैक रहेगा ही रहेगा क्लासिफिकेशन का, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसे बाद में करेंगे सेकंड राउंड में तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अप्रोच भी बताता रहूँगा किस तरह से करना है एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। तो चलिए अगर हम इन्हें कंपेयर भी करें तो प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस पैरेलली ले सकते हैं। देखो 15 और 2 कितना हो गया, 17। ठीक है, 20 और ये कितना है, 18। 2 कम हो गए, पहले 2 नंबर बढ़े फिर 2 नंबर कम हो गए। 8 से 10 2 नंबर बढ़ गए, 5 से 3 2 नंबर कम हो गए, 18 से 20 2 नंबर बढ़ गए, 19 से 17 2 नंबर कम हो गए। मतलब अगर आप लेटर टू लेटर अप्रोच करेंगे भी सही ना, आई थिंक यहां से क्लियर हो रहा होगा। O से Q, T से R, +2 और -2 का जो है वो ऑल्टरनेट पेयर चलता जा रहा है, +2 -2 +2 -2 +2 -2। प्लेस वैल्यूज पे होल्ड है ना, पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ओरली ही कर लोगे। जैसे कि यहां पर देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये 27 काउंट कर लो, 27 में 2 कम कर दो, देखो 25 भी अवेलेबल है, Y25। ठीक है, 14 में 2 जोड़ो तो यहां पर 16 आ रहा है। 11 में अब क्या होगा, 2 कम होंगे, 11 में 2 कम करो तो 9 भी आ रहा है। 5 में 2 जोड़ दो 7 आ रहा है, 18 में 2 कम कर दो P आ रहा है। तो ये भी एग्जैक्ट जो है पैटर्न जो यहाँ पर फॉलो हो रहा था वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हुआ। चलो तीसरा ऑप्शन देखो, कोई ऑल्टरनेट नहीं है क्लासिफिकेशन करने का, यही चीज़ ही है बस। 12 में 2 जोड़ दो 14 आ गया, 5 में 2 कम कर दो 3 आ गया। मैं डायरेक्टली प्लेस वैल्यूज को मेंशन करूंगा। ठीक है, 7 में 2 जोड़ दो 9 भी आ रहा है, 21 में 2 कम कर दो 19 आ रहा है, 13 में 2 जोड़ दो 15 आ रहा है, 5 में 2 कम कर दो देखो C भी आ रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर होने वाला है। ठीक है,
बी में 2 जोड़ दो 18 आ गया, 18 में 2 कम कर दो 16 आ गया, 15 में 2 जोड़ दो 17 आ गया, 6 में 2 कम कर दो डी आना चाहिए था, यहाँ गिवन है ई, इसलिए ये हमारा डिफरेंट था। वैसे हमने पहले 3 मैच कर लिए ना, तो ऑब्वियस सी बात है 4 में से 3 में तो सेम ही रूल फॉलो होगा, एक डिफरेंट होगा, 3 सेम मिल चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है डी हमारा डिफरेंट था। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो इसे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपके जस्ट तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर एग्जाम में बैठा हूँ और मैंने देखा कि पहले 3 ऑप्शन तो सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं डी ही आंसर मार्क करूंगा। चलो जी, डाइस का क्वेश्चन है। तो एक ही सिंगल डाइस की आपको 4 डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल हैं, हमें किसका ऑपोजिट निकालना है, विपरीत 5 का। तो रूल पता होने चाहिए, यहाँ पर करने के अलग अलग तरीके होते हैं हर क्वेश्चन को। अब यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें, एलिमिनेशन मेथड में भी 2-3 वैरायटीज रहती हैं। तो सबसे पहले कॉमन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड आपको बता देता हूं। उस फेज का ऑपोजिट निकालो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो फलक सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, उसका ऑपोजिट निकालो, उसका विपरीत निकालो। सबसे ज्यादा बार यहां पर कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, देखो सबसे ज्यादा बार। और कौन आ रहा है, 1 कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। 4 कितनी बार आ रहा है, वो भी 2 बार है। 5 1 बार आ रहा है। 6 3 बार आ रहा है। तो 6 का विपरीत निकाल लेंगे। किसी भी फलक का विपरीत निकालने के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, उसे छोड़ के बाकी सारे 5, क्योंकि एक ही डायस के 6 फलक होंगे ना, तो 6 को छोड़ के कोई भी उसका विपरीत हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक डायस का रूल है कि जितने भी फेसिस एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, साथ में बैठे होंगे, वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं, और जो विपरीत हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो देखो 6 के एडजेसेंट में कौन कौन है, 1 और 2। देखो 1 और 2 6 के साथ में है, तो विपरीत कहां से हो जाएंगे। 4 भी 6 के साथ में है, तो विपरीत कहां से हो जाएगा। 3 भी 6 के साथ में है, तो विपरीत कहां से हो जाएगा। तो 6 का विपरीत कौन बना, 5। यहां हमें 5 का ही तो निकालना था, 5 का विपरीत कौन है यहाँ पर, 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो था एलिमिनेशन मेथड। अब दूसरी अप्रोच यहां पर क्या ले सकते थे, कोई भी 2 ऐसी डायस पकड़ लो, जैसे 4th में अगर हम बात करें, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, मैंने पहली और चौथी को एक कंसीडर कर लिया। यहां पर एक फेस कॉमन है। रूल बता रहा हूं कौन कौन से तरीके हैं सॉल्व करने के, क्योंकि एक स्पेसिफिक रूल नहीं होता, जब इतनी ज्यादा वेरिएशंस आ जाए कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहली और चौथी में अगर बात करें, एक फेस कॉमन है और उसकी पोजीशन भी सेम है, स्थिति समान है। तो इसमें एक रूल फॉलो होगा, जब भी एक फेस कॉमन हो किन्हीं भी 2 पोजीशंस में और उसकी पोजीशंस भी सेम हो, फेस भी सेम है, बैठा भी सेम जगह पर है, इधर भी लेफ्ट में बैठा है, इधर भी लेफ्ट में बैठा है, इन दैट केस क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग फेस एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। मतलब टॉप के बदले में टॉप आ जाएगा, राइट के बदले में राइट आ जाएगा। तो यहां पर 1 का विपरीत हो गया 3, 6 का विपरीत कौन हो गया 5। तो 6 का विपरीत 5, यही तो हमने डिसाइड किया था, ठीक है। अब ये चीज यहां से भी कर सकते थे, देखो चाहे हम तीसरी और चौथी को यूज कर लेते हैं, नॉलेज है ले लो, ठीक है। ऐसा मत करो यार मुझे तो सॉल्व करने से मतलब है, वेरिएशंस बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस में उसे इंप्लीमेंट करो, हर वे से देखो, जो आपको बेटर लगे वो फॉलो करो, क्योंकि किस चीज में आप माहिर हैं आपको खुद पता होगा ना, मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है। मैं तो आपको तरीके बता सकता हूं। अब यहां पर देखो, इनमें भी बात करें, 3 कॉमन है, उसकी पोजीशन भी सेम है, तो इस केस में क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट हो जाएंगे। 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी और चौथी से भी निकाल दें, नहीं इसमें तीनों डिफरेंट है, इसमें तीनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। इन अ रो 47 पर्सन्स, पोजीशन बेस्ड रैंकिंग का केस है, एक पंक्ति में 47 पर्सन है। एक्स इज 14th फ्रॉम द फ्रंट, एक्स का जो प्लेस है वो फ्रंट से कितना है 14th, वाइल वाई इज 17th फ्रॉम द बैक, और वाई का जो प्लेस है वो पीछे से कितना है 17। ये इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल थी। इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस, अगर वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब y यहां पर आ जाएगा, x वहां चला जाएगा, इंटरचेंज कर लिया, मतलब अब y बन गया 14th लेफ्ट और x कितना बन गया 17th राइट। ये सिचुएशन क्लियर हो गई, क्योंकि दोनों ने अपने आपस में पोजीशन चेंज की। तो बदलने के बाद, स्थिति बदलने के बाद क्या हो जाता है आपस में उनकी,
y जो है वो 34 फ्रॉम द बैक बन जाता है। लेफ्ट से तो 14 है, राइट से कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। जब भी इंटरचेंज का केस होगा आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी ना किसी एक पर्सन के बारे में पक्का गिवन होगी। ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूं, पक्का गिवन होगी किसी ना किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यहां पर वाई के बारे में एक्स्ट्रा हुआ, एक्स के बारे में भी हो सकता है और दोनों के बारे में भी हो सकता था। अगर इंटरचेंज के केस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, आंखें बंद करके कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आप आंसर मार्क कर सकते हो। वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया है। ठीक है, अब इसे करने के अलग अलग तरीके हैं, 3 तरीके बताता हूं। वेज जितने भी होंगे ना, पहला मेथड लेंदी होगा, दूसरा उससे कम लेंदी होगा और जल्दी सोल्व होगा, तीसरा सबसे जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, चॉइस इज ऑल योर्स, मैं तीनों तरीकों से बता सकता हूं। अब देखो, हमें यहां पर बताना क्या था, एक्स की पोजीशन बाएं छोर से क्या होगी। पहले एक्स 14 लेफ्ट था, इंटरचेंज के बाद 17 राइट हुआ, इसकी बाएं ओर से पोजीशन बतानी है क्या होगी। पहला तरीका, यहां से टोटल निकाल लो, क्योंकि किसी भी पर्सन की पोजीशन अगर दाएं से गिवन है बाएं से निकालनी है। जैसे हमने लेटर वाला केस किया था, मिडिल वैल्यू निकाली थी ना, लेटर हमें लेफ्ट से गिवन था, हमें राइट से निकालना था। रूल फॉलो किया था, टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1, अगर याद हो तो। अभी तो किया, वैसे याद ही होगा। तो चलो, तो राइट से गिवन है, लेफ्ट से निकालना है, तो इसके लिए ये रूल चाहिए, ये रूल चाहिए, मतलब टोटल पता होना चाहिए। अब टोटल कहां से निकलेगा, रैंकिंग का रूल ये कहता है कि अगर हमें एक ही सिंगल पर्सन की पोजीशन दोनों दिशाओं से गिवन है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, टॉप से भी बॉटम से भी, फ्रंट से भी एंड से भी, इन दैट केस हम टोटल निकाल सकते हैं। तो यहां से टोटल निकालो, 34 और 14 कितने हो गए, 48। एक कम कर दो, एक कम क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर हम एक ही पर्सन को 2 बार काउंट करके चल रहे हैं, वो लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, वो राइट से भी काउंट हो रहा है। तो 34 और 14 कितने हो गए, 48 में एक कम कर दो, 47। तो यहां पर टोटल वैसे हमें पता था 47 पर्सन है, जस्ट कई बार नहीं भी गिवन होता। तो 47 टोटल गिवन है, तो 47 यहां पर फिल करो, राइट से पोजीशन 17 गिवन है, लेफ्ट निकालना है, वैल्यूज आ जाएंगी, कट कटा के आपका आंसर रह जाएगा। बट ये चीज़ तो करनी नहीं है ना हमें, मज़ा क्या रहा फिर तो लेंदी मेथड तो हर बुक्स में गिवन है। ठीक है, मुझसे पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा तरीका देखो, ये इससे फार बेटर होगा। अब इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अगर सपोज हम दोनों आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, वैसे हो नहीं सकता, कैमरे से कैसे बाहर निकल आओगे, वो अलग बात है। अगर जानी दुश्मन का सीन चल रहा हो, अगर आपने जानी दुश्मन मूवी देख रखी हो, टीवी से बाहर आ जाता है ना वो। ठीक है, चल जोक्स अपार्ट, इग्नोर कीजिए। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि हम दोनों आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं आपके प्लेस पे आ जाऊंगा, आप मेरे प्लेस पे आ जाएंगे, यही हुआ ना। तो इंटरचेंज का मतलब यहां पर क्या हुआ, वाई एक्स के प्लेस पे आ गया, एक्स वाई के प्लेस पे चला गया। तो जितने नंबर ऑफ पर्सन को एक्स क्रॉस करेगा वाई के प्लेस तक जाने के लिए, उतने नंबर ऑफ पर्सन को वाई भी तो क्रॉस करेगा एक्स प्लेस पे जाने के लिए। नॉर्मल सा फंडा बताया इंटरचेंज का मैंने। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहां पर y की, y इनिशियली कौन से प्लेस पे बैठा था, दाईं ओर से 70वें प्लेस पे इनिशियली, पहले पहले जब उसने अपनी पोजीशन x के साथ एक्सचेंज की, वो आगे जाके क्या बन गया, दाईं ओर से 34वां। पहले 17 राइट था, फिर 34 राइट बन गया। मतलब वो अपने इनिशियल प्लेस से कितने स्टेप्स आगे बढ़ा, देखो कितने स्टेप्स आगे बढ़ा, 17 स्टेप्स आगे बढ़ा ना। अगर y 17 स्टेप्स आगे बढ़ा तो x भी कितने स्टेप्स आगे बढ़ेगा, कम या ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, वो भी 17 ही बढ़ेगा, तभी तो आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर पाएंगे। अगर ये 17 स्टेप्स आगे बढ़ा है तो ये भी तो 17 स्टेप आगे बढ़ेगा। तो 14 में 17 जोड़ दो, 14 में 17 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 31, हमारा आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। रैंकिंग बहुत ईजी है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना देता है, बट बहुत ईजी है अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल से चलते हो क्वेश्चन में, तो कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो ये तो हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, अब एक आता है रफा दफा करने वाला काम। रफा दफा कर दो क्वेश्चन को, कैसे करना है, ज्यादा रूल्स के पीछे नहीं पड़ना, ज्यादा कंसेप्ट के पीछे नहीं पड़ना। ये देखो, हमें एक्स की पोजीशन कहां से चाहिए, फ्रंट से चाहिए ना। देखो रफा दफा कैसे कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी गिवन है। दोनों का जोड़ यहां पर कितना आ रहा है, लेफ्ट राइट, 14 और 34 कितने हो गए, 48 हुए, इधर भी 48 बना दो, खत्म बात। तो 17 में क्या जोड़ोगे, 31 जोड़ोगे, आ गया आंसर। देखो कुछ नहीं सोचना क्या निकालना है, क्या कैसे निकालना है। ठीक है, सिंपली अगर इन दोनों का सम 48 है तो यहां पर भी सम कितना बना दो, 48 बना दो। इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, ये विदाउट पेन एंड पेपर करने वाला क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, तो मैंने तीनों मेथड बता दिए हैं, चॉइस इज ऑल योर्स कि आपको कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करना है। ओके, चलो
जो मुझसे पढ़ रखे हैं उनको तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा आती होंगी, ठीक है। बाकी कौन कैसे बढ़ाता है वो आपको पता। चलो जी, ये क्वेश्चन है हमारा पूर्व धारणा के ऊपर, एजम्पशंस के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है कि अ मेजर रिटेल स्टोर अनाउंस्ड 30% रिडक्शन ऑन ऑल फूड आइटम्स ड्यूरिंग द वीकेंड। कहता है एक मेजर रिटेल स्टोर है, ठीक है, उसने क्या किया है वीकेंड के अंदर, वीकेंड सैटरडे संडे, ठीक है, वीकेंड जो आता है हमारा, सप्ताहांत, सप्ताहांत बोलते हैं शायद उसे हिंदी में, हाँ ये लिखा हुआ है सप्ताहांत, ठीक है। चलो, वीकेंड में उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके खाने की चीजें हैं, ऑल फूड आइटम्स हैं, उस पर 30% का डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है। मतलब 100 वाली चीज 70 में मिल रही है। तो इंडियन माइंड, यार 100 वाली चीज 70 में है, जल्दी भाग के ले लो, कहीं फिर ना रेट बढ़ जाए, जाओगे ना भाग के। तो ये सोचना है, क्योंकि टास्क क्या है हमारा, एजम्पशन का। एजम्पशन का पहला स्टेप ही यही है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, एज्यूम कर लो उससे क्या क्या चीजें कंक्लूड हो सकती हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने एज्यूम किया आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो भी जाए, जो भी आप कंक्लूजन यहाँ सेटिस्फाई करने वाले हो। तो पहली एजम्पशन क्या कहती है, पीपल में स्टिल प्रेफर बाइंग फूड आइटम्स फ्रॉम अदर स्टोर्स। कहता लोग फिर भी क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे जितने भी ये खाने की चीजें हैं दूसरे स्टोर पे जाके खरीदें, जहां 100 वाली चीज 100 में ही मिल रही है। आप ऐसा करोगे? अब दो दुकानें देख रहे हो अपने सामने, एक पे 100 वाली चीज 70 की मिल रही है, एक वाले पे 100 वाली चीज 100 की मिल रही है, कहाँ जाओगे? प्रेफर ऑब्वियस ही बात है, कहाँ पर करोगे? 70 वाली पे करोगे ना, 100 वाली चीज 100 पे थोड़ी जाएगी। तो पीपल में स्टिल प्रेफर बाइंग फूड आइटम्स फ्रॉम अदर स्टोर। अदर स्टोर पे क्यों जाएंगे? जहां डिस्काउंट लगे वहीं पर जाएंगे ना, यहां पर तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स में विजिट द रिटेल स्टोर एंड बाय गुड फूड आइटम्स। देखो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी ना, भाग के जाएंगे यार कहीं चीज महंगी ना हो जाए, तो यही चीज यहां पर है, ठीक है। पहले कोई आता नहीं था, 100 वाली चीज 70 में बेचने हैं, तो फट से लाइनें लग गई। अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जितने भी हैं ग्राहक जो हैं वो उस रिटेल स्टोर पे जो है वो विजिट कर सकते हैं और खाने की चीजें खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही है इम्प्लिसिट। हमारी पूर्व धारणा कौन सी सही है? ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के माइंड में ना एक फोबिया बना हुआ है, यार ये स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एजम्पशन जैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। नॉर्मली लॉजिकली सोचोगे तो इसे आसान टॉपिक कोई होता भी नहीं है, ठीक है। चलो, यहां पर हमें निकालना है एनोलॉजी का केस है, ठीक है, समरूपता या समानता। बॉम्ब का कोड जैसे 7357 है, डन का बताना है। तो चलो प्लेस वैल्यूज हम यूज कर लेते हैं, 7357। तो प्लेस वैल्यूज यूज करें तो 2, 15, 13, 2। तो पहले कितने नंबर बढ़े? ठीक है, पहले कितने नंबर बढ़े? 5 नंबर बढ़े। फिर कितने कम हो गए? 12 कम हो गए। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक है, पैटर्न नहीं बन रहा कोई, क्योंकि इधर 12 अगर कम हुए तो इधर कितने कम हो गए? फिर 8 कम हुए, कोई लॉजिक नहीं बना ना, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, 7 और 2 9, दोनों का सम बना 9, 15 और 3 कितने हो गए? 18, इधर 13 और 5 कितने हो गए? 18, इधर 7 और 2 कितने हो गए? 9। मतलब यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू का सम है कोड में बैठे नंबर के साथ, वो 9 के मल्टीपल में आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम। अब 9 का मल्टीपल तो 13 में 4 कम करके भी हो सकता था, ठीक है, 9 भी बन सकता था। चलो खैर देखते हैं डन का कोड क्या है, नहीं तो कोई बेस्ट वे देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने को, क्योंकि लॉजिक तो यही निकल के आया। अब 4 अगर इधर है तो 9 या 18 का हमें सम बनाना है, 9 के मल्टीपल का, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। 18, 14 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 14 में 4 जोड़ना पड़ेगा। और 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, 53, 44। बिल्कुल अवेलेबल है आंसर, देखो, ठीक है। बट मज़ेदार नहीं है, कुछ और लॉजिक लगा के देखते हैं, कुछ और लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। एक काम करो, हमने यहाँ पर हर लेटर की प्लेस वैल्यू बाईं ओर से ली है, हम हर लेटर की प्लेस वैल्यू एक बार दाईं ओर से लेके देखते हैं। पी की प्लेस लेफ्ट से बाई 2 है, तो दाएं से कितनी होगी? 25। सम 27 बनाते चलो, बस अपने आप ही लेटर लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा। 15 में 12 जोड़ दो, अगर ओ लेफ्ट से 15 है, दाईं ओर से 12वां होगा। एम 14 हो गया, बी कितना हो गया? 25 हो गया। देखो 2 और 5 7 हो गया, ये ज़्यादा बेटर हो गया। देखो 1 और 2 3, 1 और 4 5, 5 और 2 7,
ठीक है। इसी तरह डी लेफ्ट से 4 है तो राइट से 23 हो गया, ये कितना हो गया 12, ये 13 हो गया, एंड 14 है ना लेफ्ट से, दाई ओर से कितना होगा 13, 5 कितना हो गया 22। ये देखो 5 2 2 और 3 5, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 2 और 2 4। ठीक है, इससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पिछला मेथड भी कर सकते थे, 9 या 9 का मल्टीपल बना लो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, एक महिला क्या कहती है, ही इज द ब्रदर ऑफ। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। अब जैसे आपकी टेक्निक है, आप जहां से भी पढ़ रखे हो ना, आपको यहां से सॉल्व करना सिखाया होगा। माई वाला फ्रेज पहले उठा लो, कि पहले माई ओनली डॉटर इन लॉज बनाओ, फिर फादर इन लॉ बनाओ, फिर ये वाला चीज पकड़ो, फिर इसे पकड़ो, कर सकते हो, बेटर है। बट इसमें आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्यों, आपका ये रिलेशन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि जिसको पॉइंट किया जा रहा है और जो स्पीकर है दैट इज वुमेन, स्पीकर तो कोई भी हो सकता है अपनी बात रखने वाला, पॉइंटिंग टू अ पर्सन भी कोई भी हो सकता है, दोनों को अलग अलग ड्रॉ करो, दोनों का रिलेशन जो भी बन रहा है स्प्लिट करके। कैसे बनेगा, माई से पहले वाला पोर्शन जो होता है वो इसको डिफाइन करता है जिसको पॉइंट किया जा रहा है, माई के बाद वाला पोर्शन जो है वो स्पीकर को डिफाइन करता है। दोनों पोर्शंस को अलग अलग डिफाइन करो, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों को उठा के मर्ज कर देना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। तो पुरुष की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन ने क्या कहा, महिला ने क्या कहा, ही इज द ब्रदर, ये जो है किसी का भाई है। किसका भाई है, इस पर्सन का। अभी हमें ये नहीं पता कि ये पर्सन है कौन। ठीक है, अगर मैं आपको मार्केट में जाते हुए मिलता हूं और ये कहता हूं कि ये देखो ये किसी का भाई है, इंटरेस्ट तो आएगा ना किसका भाई है। तो यहां पर भी सेम चीज है, फोटोग्राफ में बैठा जो मेल पर्सन है वो किसी का भाई है, किसका भाई है, इस पर्सन का, फिर ये कौन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, अब अगले फ्रेज में हम जो भी पर्सन डिफाइन करेंगे ना वो ये वाला पर्सन होगा। किसका भाई है, किसी के फादर का, किसी के फादर का भाई है। ठीक है, किसके फादर का भाई है, माई ओनली डॉटर इन लॉज, मैं यहां बना देता हूं स्पेस कम लग रहा है, माई ओनली डॉटर इन लॉज, एक एक करके रिलेशन उठाते हैं। माई यहां पर मतलब कौन है, विमेन। ठीक है, विमेन बना दी। इसकी डॉटर इन लॉ कौन हुई, इसकी बहू कौन हुई, इसके बेटे की वाइफ, मतलब ये पर्सन बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ। माई डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, इसकी बहू का ससुर कौन हुआ, वुमेन का हस्बैंड। देखो हमने सिर्फ अभी तक क्या बनाया है, माई डॉटर इन लॉ, मेरी जो बहू है, इसका फादर इन लॉ, इसका ससुर कौन है, इसके पति का पिता। ठीक है, तो वो कौन हुआ, वुमेन का हस्बैंड। द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, स्प्लिट करके बनाना है। अब देखो बात की जा रही थी किसी के पिता की, किसके पिता की, वुमेन कहती है कि जो मेरी डॉटर इन लॉ है, मेरी बहू है, उसका जो फादर इन लॉ है, उसका जो ससुर है, उसके पिता। अब हम इस फ्रेज में पूरे के पूरे फ्रेम में यहां पर आके रुके, यहां पर आके रुके तो ये पर्सन और ये पर्सन हुआ कॉमन। तो ये होती है टेक्निक। अगर आप और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना सीखना चाहते हो ना कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, तो 12 घंटे की ना मेरी एक रिवीजन वीडियो है जिसमें पूरी की पूरी रीजनिंग जो है रिवाइज करवा रखी है मैंने एक ही वीडियो के अंदर। वहां पर ये टाइप अवेलेबल है, 5-6 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन करवा रखे हैं, आइडिया हो जाएगा टोटली कि कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, हाँ सीखने को इतना नहीं मिलेगा बेसिक से, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऐसा बन जाएगा कि हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट को कैसे स्प्लिट किया है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर थी। ठीक है, तो चलो, हाँ तो कहाँ पर थे हम, हाँ अब यहाँ पर आएंगे। अब इसकी बात हो रही थी, ये जो पर्सन है किसी का ब्रदर है, किसका ब्रदर है, इस पर्सन का। फिर ये पर्सन कौन है, वुमेन कहती है मेरे डॉटर इन लॉ का जो फादर इन लॉ उसका फादर है, मतलब ये और ये पर्सन कॉमन हुए। अगर ये दोनों पर्सन कॉमन है, इसका ब्रदर यहां ऐड ऑन कर दो। ठीक है, यहां ऐड ऑन कर दो। अब पूरे क्वेश्चन को रिपीट करके आप देख सकते हो। पर्सन की तरफ इशारा किया गया, मैन की तरफ इशारा किया गया और बोला गया कि वो जो मैन है ना, वो आदमी जो है वो किसी का भाई है। किसका भाई है, इस पर्सन का। फिर ये कौन था, वुमेन कहती है वो फादर है। किसका फादर है, मेरी बहू का जो ससुर है उसका फादर है।
घूम फिर के वहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, वो पुरुष जो है वो महिला से कैसे रिलेटेड है। तो ये पर्सन देखो महिला से कैसे रिलेटेड है, ये इसका हुआ ससुर, ये पर्सन इसका हुआ भाई, तो ससुर का भाई, फादर इन लॉज ब्रदर या ब्रदर ऑफ फादर इन लॉ, अब ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर डाउट आया रिवाइंड करके देख लो। अ पर्सन इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, तो ये आया आपका डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन। एक पर्सन जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ फेस कर रहा है। ही देन टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो दक्षिण दिशा में तो फेस कर रहा था देखो यहां पर, अब उसने क्या किया, वो मोड़ लेता है 90 डिग्री का इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में। मतलब पहले अगर वो साउथ था तो अब वो यहां इस डायरेक्शन में फेस करने लग गया 90 डिग्री। ठीक है, देन ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, ठीक है, ये पहला टर्न था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में कितना 135, पहले 90, 90 के बाद 45 और यहां पर हो गया 135। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था और ये हमारा दूसरा स्टेप है। उसके बाद देखिए, एंड फर्दर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एंड आ गया ना, तो कॉन्टिन्यूटी में चल रही है लाइन, मतलब इसकी बात कहां पर हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में ही हो रही है। फिर उसी दिशा में 45 डिग्री और मुड़ा, अब ये जो है पूरा 90 होता है, यहां से यहां तक 45 था, 45 और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, मतलब यहां पर आ गया, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ता है, क्लॉकवाइज मुड़ा 90 डिग्री, वापिस वो यहां पर आ गया। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ, तो ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। ठीक है, फिर से देख सकते हो, पर्सन साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, उसने पहले क्या किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसी दिशा में 45 डिग्री और, मतलब 135 और 45 180 हो गया टोटल, उसके अपोजिट आ गया ना। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री और मुड़ा, अगेन वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में, इसलिए आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आपको एक एक चीज डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो जी, यहां पर भी हमारा एनोलॉजी का केस है। अगेन प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस ले लेते हैं, GILP TPM, कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में ही होते हैं ये। चलो 7 9 12 16 20, ये कितना है 16 13 11, तो देखो क्या लॉजिक बनता है यहां पर। देखो इन दोनों का जोड़ कितना बन गया 27, पहले और आखिरी अक्षर में भी देखो इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 27, 11 और 16 27, इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 25 25, 16 और 9 25, 12 और 13 भी कितने हो गए 25। चलो आते हैं यहां पर DGKP, 4 7 11 16। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखते हैं। देखो अब पहले और आखिरी अक्षर की प्लेस वैल्यू का सम कितना आ रहा है 27, तो 4 में 23 जोड़ूंगा तभी 27 बनेगा। देखो तो 23 में पे कौन सा लेटर आया W, 16 में 11 जोड़ेंगे तभी आएगा सम 27, और 11वें का लेटर कौन होता है K, तो पहला और आखिरी अक्षर होगा W और K, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। बीच के दोनों अक्षरों की प्लेस वैल्यू का सम होगा, जोड़ होगा 25, तो 7 में 18 जोड़ दें R, तभी 25 बनेगा, 11 में 14 जोड़ दें तभी 25 बनेगा। WRN कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी के अंदर, ये तो था ही था। चलो एक्टर का कोड हमें अवेलेबल है, स्प्रेड का कोड निकालना है। ओके, तो एक्टर का कोड देखेंगे सबसे पहले, 1 3 20 15 18, पहले ही चलो प्लेस वैल्यू लिख ली हमने, 8 6 7 3 9। आइए यहां पर एक्टर का कोड बना कैसे है, अब देखो पहले 7 नंबर बढ़े, फिर 3 नंबर बढ़े, फिर कुछ नहीं आता पता चल रहा। हाँ एक क्लियरिटी हो रही है यहाँ पर, ये दोनों अक्षर जो हैं एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। T, ये देखो सम 27 बन रहे हैं, 18 और 9 27, अपोजिट इन द सेंस
दो अक्षर ऐसे जो अगर एक दूसरे के विपरीत है ना तो उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 होता है। तो यहाँ पर लेटर नहीं नंबर कंसीडर कर लिए। 20 और 7 27, 18 और 9 27, अब बाकी क्यों नहीं 27 बन रहे? ठीक है, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अगर देखो कुछ भी समझ में ना आए ना, जो लेटर की प्लेस वैल्यूज आपने मेंशन की होंगी लेफ्ट से, उसे अपोजिट डायरेक्शन से ले लो, राइट से ले लो। ये हो गया 26, ये हो गया 24, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 12, ये हो गया 9। मैं डायरेक्टली कैसे निकाल रहा हूँ? मुझे लेफ्ट से पता है, राइट से निकालना है। सम 27 सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। सम 27 बना लो। ए 1 था, 26 जोड़ दो, दाईं ओर से हो गया। सी 3 है, 24 जोड़ दो, 27 बन रहा है ना, देखो 3 और 24 27, तो 24 दाईं से हो गया। अब इनको कोरिलेट करते हैं, देखो 9 एज इट इज आ गया, 7 एज इट इज आ गया, 1 और 2 कितना हो गया 3, 4 और 2 6, 6 और 2 8, देखो सिंपली निकला ना। तो यहां पर भी स्प्रेड का निकालना है। हमें क्या करना है, हर लेटर की प्लेस वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड से कंसीडर करनी है। तो एस अगर 19 है लेफ्ट से, तो राइट से कितना होगा 8। पी लेफ्ट से 16 है, तो दाईं ओर से 11, ये 9, ये 22, ये 26 और ये 23। वैल्यू स्टिप्स पे कर लो बस। चलो 8 सिंगल डिजिट है, एज इट इज रखा जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया 2, 9 एज इट इज, 2 और 2 कितना हो गया 4, 6 और 2 कितना हो गया 8, 23, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो 8 2 9 4 8 5, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मिसिंग नंबर, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन इजीली पता चल रहा होगा कि कैसे सॉल्व करना है हमें। रो वाइज सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 और 13 से 97 कैसे बनाना है, तो क्लियरली प्रोडक्ट लेने से ही पता चल रहा है हम 91 तक तो पहुंच जाएंगे। 91 में कितने जोड़े, 6 जोड़ेंगे तभी 97 बनेगा। ठीक है, चलो अभी 91 तक आते हैं। पहले दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में गुणा कर दिया। आगे भी देखो, पहले दो नंबर्स को गुणा करके 6 जोड़ने पे जैसे 97 आया, ये चीज यहां फॉलो हुई या नहीं? 11 और 9 को गुणा करो, 99 में 6 जोड़ोगे तो 105 आना चाहिए। इधर कितने बढ़े, सिर्फ 2 नंबर बढ़े, तभी तो 101 आया। अब आपको ये देखना है कि यहां 6 क्यों बढ़े, यहां पर 2 क्यों बढ़े। ये देखो, ये देख लें पता, 11 और 9 में डिफरेंस कितना है 2 का, इसलिए 2 बढ़े। 13 और 7 में डिफरेंस कितना है 6 का, इसलिए 6 बढ़ गए। तो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करो 72, कितने बढ़ेंगे इसमें, इनमें डिफरेंस ले लो, 12 में से 6 कम कर दो 6, तो कितना आ जाएगा 78। यहां पर भी ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर। सिर्फ नंबर्स की गेम होती है इसमें, और कुछ खास नहीं। चलो जी, सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी कौन सा है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है। तो सभी का फेस कहां पर है, सेंटर की तरफ। पढ़ना नहीं है कौन कौन से पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल भी मत पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट करोगे। जस्ट काउंट करके चलो कि टोटल पर्सन वो है कितने। Q इज नॉट द नेबर ऑफ P और R। तो पहले यहां पर 8 पर्सन आप बिठा सकते हो इनिशियली, ठीक है, फ्री हैंड से बनाना, फीलिंग मत लेना कि पूरा गोल चक्कर ही बनना चाहिए, फ्री हैंड से बना लो। तो यहां पर लिखा हुआ है कि Q जो है वो ना तो, सॉरी गाइस, हाँ, Q जो है ना तो वो P का नेबर है और ना ही वो R का नेबर है। ये रही हमारी पहली इंफॉर्मेशन। उसके बाद M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। M जो है वो T के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। M T के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो पहले T को बिठाया, फेसिंग द सेंटर है, बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहां पर कौन आया, M। अगर तो देखो आपका होल्ड बना हुआ है हर पर्सन के अकॉर्डिंगली, कि अगर वो सेंटर की तरफ देख फेस कर रहा है सभी, राइट और लेफ्ट क्या है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि आप कभी कभार गलती कर देते हो तो सेफ साइड लेके चलो, राइट लेफ्ट मेंशन कर लेना। अब आगे क्या आया, एंड आया, तो किसकी बात हो रही है, एम की, कि एम टी के बाईं और दूसरे स्थान पे तो है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ पी, और एम जो है पी के दाईं और तीसरे स्थान पे भी है। अगर पी के दाईं और तीसरे स्थान पे एम है और दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है, तो ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर एक पर्सन दूसरे के दाएं में है तो वो पर्सन पहले पर्सन के बाएं में होगा। अगर एम पी के थर्ड राइट में है तो पी एम के थर्ड लेफ्ट में होगा। तो एम का थर्ड लेफ्ट हम यहां बना सकते हैं, एम का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहां पर कौन आ गया, पी। बाद में आप क्रॉस चेक कर लो, देखो एम टी के बाईं और दूसरे स्थान पे भी है और पी के दाईं और तीसरे स्थान पे भी है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो भी आप चीज हिट एंड ट्रायल में लेते हो ना, उसे एक बार सेटिस्फाई करवा देखा करो, उससे क्या है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। ये बहुत हेल्प करती हैं चीजें एग्जाम में जाके।
आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, आर एन के बाईं और तीसरे स्थान पे है, पता नहीं है आर और एन कहां पर है, बट आगे ही मेंशन्ड है हु आया तो किसकी बात हो रही है, एन की। एन जो है इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, एन जो है वो टी के तत्काल बाईं ओर बैठा है, और आर जो है एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, एन का बायां तीसरा 1 2 3, यहां पर कौन आया, आर। अब यहां पर पुरानी इंफॉर्मेशन उठा लो, क्यू पी और आर का पड़ोसी नहीं था, देखो पहली इंफॉर्मेशन ही लिखी हुई थी, क्यू जो है पी आर का पड़ोसी नहीं है, इधर नहीं आएगा क्यू, इधर नहीं आएगा, तो यहां पर आया। चलो रह क्या गया फिर, ये आखिरी लाइन, एल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, एल पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे यहां पर कौन आया, एल। जो रह गया यहां बिठा देना, ढूंढने मत बैठना, डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, टी के पड़ोसी कौन कौन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंट्स द नेबर्स ऑफ टी, टी के पड़ोसी कौन कौन है, एन और क्यू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो पर्सन रह गया उसे ढूंढने मत बैठना, कभी भी पैराग्राफ रीड आउट नहीं करना दोबारा से, टाइम सेव होगा, ठीक है। सिटिंग और पजल में पल्ले बांध लो बात को, पैराग्राफ सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, ठीक है, और उसे तसल्ली से पढ़ो, चाहे आपका 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए। दोबारा घूमने जा रहे हो मतलब आपसे वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, सिंपल सी बात। चलो ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं, पूरी फिगर में कितने हैं। तो आपको ये एंटिटी बेसिक वाली तो पता ही होगी, और ये एंटिटी भी पता होगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली टारगेट कर रहा हूं, ये फिगर यहां पर देखने को मिल रही है, इस फिगर में कितने हो गए 8, ये फिगर यहां देखने को मिल रही है, इस फिगर में कितने हो गए 8, ये कितने हो गए देखो, ये वाली एंटिटी में 3, और ये हो गया 1। अभी हमने इस सेक्शन को अलग देखा, इस सेक्शन को अलग देखा, इस सेक्शन को अलग देख लिया, इसमें तो ट्रायंगल्स है ही नहीं, तो 8 8 16 और 4 कितने हो गए 20। तो हमारा जो आंसर होगा या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि 20 तो हमने डिटरमिन कर लिए हैं। क्लियर, फिर भी देख लो 8 8 16, 3 ये वाले और 1 ये सिंगल बैठा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं, सिंगल फिगर्स को टारगेट करने के बाद बात आती है मर्जिंग की, कि आप फिगर्स को आपस में मर्ज करके देखो, पहले इन दोनों को मर्ज करके देखो, फिर इन दोनों को मर्ज करके देखो। अगर इन दोनों को आपस में इकट्ठा करें तो एक बड़ी ट्रायंगल देखो ये देखने को मिल रही है, 20 ऑलरेडी थे, एक और बढ़ गया। अब इन दोनों को मर्ज करके देखो, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये भी बड़ी ट्रायंगल आपको देखने को मिल रही है, एक और बढ़ गया, आंसर आ गया 23। देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 22 तो ऑप्शन नहीं है, 21 हम क्रॉस कर चुके हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताई है, ठीक है। अगर आप 23वां ट्रायंगल चाहते हो तो वो कैसे पता चलेगा, अभी हमने दो दो को मर्ज किया, अब तीनों को मर्ज करो, इसे मर्ज करने की जरूरत नहीं है तो फालतू में गिवन हो गया आपको, तीनों को मर्ज करेंगे तो ये बड़ी ट्रायंगल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 23वीं हो गई, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिलॉजिज्म, ऑल डॉक्टर्स आर लॉयर्स, सारे डॉक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, लॉयर्स हैं। सम लॉयर्स आर इंजीनियर्स, कुछ लॉयर्स इंजीनियर्स हैं। ऑल इंजीनियर्स आर ब्रोकर्स, सारे इंजीनियर्स जो हैं वो ब्रोकर्स हैं। तो चलो आते हैं कंक्लूजन पे, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, कुछ पोर्शन इंजीनियर का डॉक्टर के बीच में आ रहा है, देखो इंजीनियर ये रहे, डॉक्टर ये रहे, कोई कॉमन रिलेशन नहीं है, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, जो चीज दिख ही नहीं रही वो कहां से सही होगी। अगर फिर भी डाउट आए उसे ड्रॉ करके देख लिया करो। श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन को अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच है कि जो आपको डिमांड हुई है ना कंक्लूजन में, उसे एक बार ड्रॉ करके देख लो। अगर वो बनाया हुआ वेन डायग्राम आपको स्टेटमेंट के बने वेन डायग्राम में विजिबल हो जाता है तो वो सही है, नहीं तो गलत है। अब नहीं दिखी ना ये चीज तो गलत है, तो इसकी हैबिट मत बनाना आप, ठीक है। जस्ट चेक करने का तरीका बताया है, कंसेप्ट्स पे फोकस करके चलना। सम ब्रोकर्स आर लॉयर्स, कुछ ब्रोकर्स लॉयर्स हैं। ये देखिए ये रहा पोर्शन सारा ब्रोकर्स का, ये रहा सारा पोर्शन लॉयर्स का, ये देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, दूसरा बिल्कुल सही है। सम ब्रोकर्स आर डॉक्टर्स, अगर ये सारा पॉइंट जो था, एक सेकेंड, अरे ये ऐसे बना हुआ था ना, हाँ ये था हमारा वेन डायग्राम। सम ब्रोकर्स आर डॉक्टर्स की बात करें, ये देखो सारे ब्रोकर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ब्रोकर्स और डॉक्टर के बीच में कनेक्शन ही नहीं है तो ये गलत हो गया। सम लॉयर्स आर डॉक्टर्स, कुछ लॉयर्स डॉक्टर्स हैं, ये देखो सारे डॉक्टर ही क्या बन के बैठे हैं, लॉयर। अगर सारे डॉक्टर्स लॉयर्स हैं तो लॉयर्स का कुछ पार्ट किसने कंज्यूम किया हुआ है, डॉक्टर्स ने। चौथा भी सही है, तो आंसर रहेगा हमारा सेकेंड एंड फोर्थ फुल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलो मिक्स सीरीज आ गई अब ये। तो पहले तो लेटर को टारगेट कर लेते हैं। 26, 25, 23, 20, 16। एक नंबर कम हुआ, 2 नंबर कम हुए, 3 नंबर कम हुए, 4 नंबर कम हुए, फिर 5 नंबर कम होंगे। 16 में 5 कम कर दो, कितना आ गया? 11। द लेटर इज के। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन निकला बाहर। अब आती है बात नंबर्स पे। 13, 35, 57, 79 और डायरेक्टली जंप किए 911। 79 के बाद कोई और नंबर ही नहीं है, 911 है। क्यूब्स यूज हुए, कर सकते हो। नंबर्स का भाई देखो, पहले तो काफ़ी क्लोज है, फिर डायरेक्ट जंप मिला। इतने क्लोज थे तो इसमें डिफरेंस हो जाता। अब ये डिफरेंस के थ्रू नहीं हो पाएगा। मल्टीपल लोगे, मल्टीपल बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये 4 में कैसे रिलेशन निकालोगे। अब थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं सीरीज को। बहुत ही सिंपल है, बेसिक वाली चीजें हैं। देखो, आपको पता है आपके ऑड नंबर्स क्या है? विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, सॉरी 15, 17, ये सारी है ना। तो वही तो है। देखो, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो हैं वो एक साथ लिए गए हैं। 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, फिर आगे क्या होगा? 11 और 13। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए। कैलेंडर। इफ द 25th August इन अ ईयर इज वेंसडे। अगर किसी साल में 25 अगस्त जो है उस दिन क्या है? बुधवार है, अ वेंसडे। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ। तो उस महीने के अंदर, इस अगस्त महीने में टोटल सोमवार कितने होंगे? आपको भी पता है कि हर 7 दिन के बाद एक दिन जो है अपने आप को रिपीट कर देता है। ठीक है, अगर आज मंडे है तो 7 दिनों के बाद फिर मंडे आ जाएगा। यहां पर हमें कंडीशन दी गई है बुधवार की, तो पहले मंडे देख लेते हैं। अगर 25 का बुधवार है तो 23 अगस्त का क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है, अगर 23 का मंडे है और 31 का महीना अगस्त का, 23 के 7 दिन बाद मतलब 30 का भी क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है, उससे आगे जाएंगे तो हम सितंबर में पहुंच जाएंगे। 23 का अगर मंडे है, सोमवार है, तो 23 से 7 दिन पहले मतलब 16 का भी मंडे है। 16 से 7 दिन पहले मतलब कि 7 दिन पहले 9 का भी मंडे है। 9 से 7 दिन पहले मतलब 2 का भी मंडे है। तो 2, 9, 16, 23 और 30, ये 5 मंडे एग्जिस्ट करेंगे उस अगस्त महीने में। अगर 23 तारीख को क्या है, सॉरी 25 को क्या है? वेंसडे या बुधवार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका क्वेश्चन जो है अवेलेबल है अरिथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर। तो गिवन है कि अभेज अंकल सेंट हिम सम मैंगोज फ्रॉम XYZ सिटी से। इफ ही वॉज टू ईट सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैंगोज एवरी डे दे वुड हैव लास्टेड फॉर 60 days। अब मेरे ख्याल से ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ बिल्कुल टाइम एंड वर्क का ही है। देखो, कहता अभय के अंकल ने ना एक जगह से उसे कुछ मैंगोज भेजे कि उसे खत्म करने दे। अगर हर रोज खाता तो उसे कितने दिन में खत्म कर देता? 60 दिनों में। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि अभय जो है किसी काम को 60 दिन में खत्म करता है। बट अभयज कजन राजीव केम टू स्पेंड द हॉलीडेज विद हिम एंड बोथ ऑफ देम फिनिश द मैंगोज इन 36 days। कहता अभय का कजन जो है वो राजीव अभय के साथ रहने आ जाता है छुट्टियां मनाने के लिए, और दोनों जो है मैंगोज खत्म कर देते हैं 36 दिन में। मतलब वो दोनों किसी काम को 36 दिन में खत्म कर देते हैं। अभय खत्म करता है 60 दिन में, अभय और अभय का कजन राजीव खत्म करते हैं 36 दिन में। तो हमें क्या बताना है? इफ राजीव अलोन टू ईट द मैंगोज देन हाउ मेनी डेज वुड दे हैव लास्टेड। अगर राजीव को अकेले ही वो मैंगोज खत्म करने होते तो वो कितने दिन में खत्म करता? अकेला राजीव की बात की जा रही है। चलो, तो पहले तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 180। 36 5 180 कर दिया मैंने, 60 के टेबल पे भी आ रहा है। तो ये करता है एक दिन में 3 यूनिट काम और ये करता है एक दिन में 5 यूनिट काम। अकेला राजीव का निकालना है ना। अभय और राजीव में से अभय का निकाल दो, 5 में से 3 कम कर दो। मतलब राजीव अकेला जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2। कितने यूनिट काम करने उसने? टोटल 180। एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 90 दिन लगेंगे उसे सारे मैंगोज खत्म करने में। ये देखो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। शुड नॉन वेजिटेरियन फूड बी टोटली बैंड इन अवर कंट्री?
स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का, कथन और तर्क का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये भी। एजम्पशन के टोटली अगेंस्ट है, इसमें आपको कुछ भी अपने एंड से पहले नहीं सोच के रखना, क्योंकि अगर आप कुछ भी सोच लेते हो, जैसे अगर मैं नॉर्मली बात कर देता हूं कि हमारे जो कंट्री है, देश के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, क्या उस पर टोटली बैन लगा देना चाहिए? तो कई व्यूज देते हैं अपने, हाँ लगा दो, कई कहते हैं नहीं लगाना नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। पार्टिसिपेंट नहीं बनना, अपने व्यूज नहीं देने हैं। देखिए एज एन ऑफिसर हमें यहाँ पर थिंकिंग रखनी होती है लॉजिकल अप्रोच के साथ। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें क्या है, एज अ मीडियोकर काम करना है। तर्क दिए जा चुके हैं, उनमें से देखना है कौन सा जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, किसके व्यूज जो है वो जेन्युइन है, वीक वाले को इग्नोर करना है। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो टोटली बैन कर देना चाहिए देश में, क्या कहते हो आप? जी हमें नहीं पता, ये आपका रिप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में भी यही सोचना है कि हमें नहीं पता, आर्ग्यूमेंट दिए जा चुके हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला क्या कहता है, यस बैन लगा दो, इट इज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है, एंड देयरफॉर इट इज बियॉन्ड द मीन्स ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री। मतलब ये कहता है हाँ बैन लगा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगा भी है और हमारे देश में काफी ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि महंगा है। अब देखो हमारे देश में तो हर पर्सन का राइट है कुछ भी खाए, ठीक है, हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते नहीं यार ये चीज़ मत खा, उसकी डाइट प्लान है, उसका पसंद है तो खाने को तो खा सकता है। एक्सपेंसिव है इस वजह से ना खाए, ये कोई जिसके पास पैसा है वो तो खाएगा ही। ठीक है, मोस्टली साउथ में हम देखते हैं, मैं किसी ऑफिस में काम करता था, साउथ की टीम थी, वो फूडी थे नॉन वेजिटेरियन के, ठीक है, चाहे जितना महंगा हो। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दे रहा है। ओके, जरूरी नहीं है कि महंगा है और लोगों की पहुंच से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना है तो फिर पैसे को क्या देखना। नो, बैन नहीं लगाना चाहिए। नथिंग शुड बी बैंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अवर्स। नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो सब कुछ ही लागू कर दो फिर, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंगली चलो ना। तो जेन्युइन बात ही नहीं है, टोटली अगेंस्ट जा रहा है पूरी स्टेटमेंट के। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, ना तो पहला तर्क सही है ना तो दूसरा। चलो अब ये है पजल का क्वेश्चन, पूरी स्क्रीन पे आया है, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम ये क्वेश्चन जो है एक लैंग्वेज में करेंगे। आपको यहाँ पर देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी वो हिंदी में भी अवेलेबल होगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इंग्लिश से रेफरेंस लेंगे। कहता देयर आर 7 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, 7 अलग अलग रंग के डिब्बे जो है वो रखे गए हैं। रंग नहीं पढ़ने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, वन अबव द अनदर, एक दूसरे के ऊपर। चलो, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द येलो बॉक्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव इट। कहता जितने डिब्बे पीले रंग के ऊपर रखे गए हैं, पीले रंग के डब्बे के ऊपर रखे गए हैं, उतने ही पीले रंग के डब्बे के नीचे रखे गए हैं। जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। इन शॉर्ट, येलो कलर का जो बॉक्स है फिर वो तो मिडल में आएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन इस केस में ये बनती है कि जितने उसके ऊपर हैं उतने ही उसके बिलो में है। ठीक है, मतलब वो मिडल में है। ओके, चलिए आगे देखिए क्या गिवन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द ब्लू बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। ब्लू बॉक्स जो है वो सबसे नीचे प्लेस नहीं किया गया है। चलो मान लेते हैं इस बात को भी, ब्लू बॉक्स यहां पर नहीं आएगा। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ब्लैक एंड येलो बॉक्सेस। ब्लैक और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। अगर येलो यहां पर है तो 2 के गैप में ब्लैक यहां पर आया, ऊपर भी तो हो सकता था। तो अगर येलो यहां पर है तो 2 के गैप में ब्लैक यहां पर आया, 2 केसेस हमारे जनरेट हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए, द वायलेट बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द येलो बॉक्स बट बिलो द ऑरेंज बॉक्स। कहता जो वॉलेट कलर का बॉक्स है ना वो येलो के ऊपर रखा गया है और ऑरेंज के नीचे। जरूरी नहीं है कि जस्ट ऊपर रखा गया है, वो कहते हैं ऊपर रखा गया, ऊपर तो कहीं भी हो सकता है। अब येलो के ऊपर और ऑरेंज के नीचे है कौन सा, वॉयलेट बॉक्स, तो इसमें तो कंडीशन एक ही बन पाती है, येलो के ऊपर वॉयलेट बॉक्स है और वॉयलेट बॉक्स जो है वो ऑरेंज के नीचे है, इसके अलावा तो कोई ऑल्टरनेट बनता नहीं है। अब यहां पर येलो के अबव में वॉयलेट यहां भी हो सकता है, वॉयलेट यहां भी हो सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखेंगे। कहां होल्ड पे रखें, मैं यहां लिख देता हूं कि येलो के अबव में कौन है, वॉयलेट, और वॉयलेट के अबव में कौन है, ऑरेंज। दिख रहा होगा जी, बिल्कुल ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन हम इस फ्रेम के लिए होल्ड पे रख रहे हैं। आगे देखिए क्या है, ये इंफॉर्मेशन होगी
रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस आर प्लेस्ड नाइदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। कहता लाल और हरे रंग के जो डिब्बे हैं ना तो सबसे ऊपर प्लेस किए गए हैं ना तो सबसे नीचे प्लेस किए गए हैं। अब देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, ये दो डब्बे येलो के तो ऊपर आएंगे ही आएंगे, और रेड और ग्रीन जो है अरेंज भी करने हैं हमें, ठीक है, वो सबसे ऊपर नहीं है सबसे नीचे भी नहीं है। और ऑरेंज और वॉयलेट हमें जो है यहां अरेंज कर सकते हैं, बट यहां पर रेड और ग्रीन आ सकता है, इन दोनों जगह पर भी रेड और ग्रीन आ सकता है। ओके, यहां पर भी सेम सिचुएशन है, रेड और ग्रीन नीचे नहीं आएंगे ना, बट ये दो प्लेसेस बचेंगे रेड और ग्रीन के लिए। देखो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा। गॉट इट? क्योंकि रेड और ग्रीन बॉक्स जो है वो सबसे नीचे भी नहीं रखे गए। द रेड बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द ग्रीन बॉक्स। रेड कलर का जो बॉक्स है ग्रीन के जस्ट नीचे रखा गया है, तो यहां से क्लियरिटी मिल गई कि दोनों डब्बे एक साथ रहेंगे, और रेड कलर का जो बॉक्स है वो ग्रीन के जस्ट नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर कौन सा बॉक्स आ जाएगा? ब्लू। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? ब्लू बॉक्स तो सबसे नीचे आना ही नहीं है, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बने में रहेगा। अब देखो ऑरेंज और वॉयलेट तो येलो के अबव में रहेंगे, मतलब दो प्लेसेस तो ऑरेंज और वॉयलेट ने ऑक्यूपाई करना है, और दो प्लेसेस तो हमें रेड और ग्रीन भी एक साथ चाहिए, क्योंकि रेड वाला ग्रीन के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो यहां पर रेड और ग्रीन के लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रह जाता। ओके, उसके बाद इंफॉर्मेशन, ऑरेंज बॉक्स इज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप। ऑरेंज को टॉप पे नहीं रखा गया, तो ऑरेंज हमें यहां अरेंज करना होगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तभी उसके नीचे कौन आ जाएगा? वॉलेट कलर का बॉक्स, और वॉलेट कलर का बॉक्स जो है वो येलो के अबव में आएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड, एक ही बॉक्स रहा, दैट इज ब्लू। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ऑरेंज एंड रेड बॉक्स। ऑरेंज और लाल रंग के बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं? ऑरेंज और रेड में कितने बॉक्स रखे गए हैं? ये 3 रखे गए हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर से मिसिंग नंबर का केस है बुखार नहीं चढ़ना चाहिए आपको। चलो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नंबर्स जो हैं काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 64 की अगर बात करें तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। रो वाइज सॉल्व करके देखें पहले। चलो इन दोनों नंबर से हमें 22 क्रिएट करना है, या इन दोनों नंबर से हमें 52 कंसीडर करना है, या इन दोनों नंबर से 43 लेके आना है। ये काम कर सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। देखो सिंपल सा फंडा लग रहा है, देखने से ही पता चल गया। अब 22 की अगर हम बात करें तो 22 की मैंने स्प्लिटिंग करके देखी थी बेसिकली। 43 के फैक्टर नहीं बनते हैं, फैक्टर्स बनाने से पिक्चर सारी क्लियर हो जाती है। 52 के फैक्टर बनते हैं, 13 चौक 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 4 और 26 क्रिएट नहीं हो पा रहा था, मैंने 22 को स्प्लिट करके देखा। 11 दूना 22 भी होता है, ठीक है, 11 दूना 22 तो होता है, बट इसमें मैंने ऐड करके देखा कुछ एक चीज़, क्योंकि दिमाग में ना ये बेसिक चीज़ें जो हैं, इवन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब्स, डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स, ये दिमाग में आपकी घूमने चाहिए। अब यहाँ पर मेरी डिजिटल सम वाली टेक्निक जो है वो काम आई, देखने से पता चली। कैसे पता चली? 22 को मैंने स्प्लिट करके देखा 10 + 12 में। अब मुझे यहाँ पर 12 भी दिखाई दे रहा था, मुझे यहाँ पर 10 भी दिखाई दे रहा था। कैसे? गुणा कर दो दोनों डिजिट्स को आपस में, 4 को 3 से करो, कितना हो गया? 12, 5 दूनी कितना हो गया? 10, 12 और 10 देखो 22 आया। इसी तरह 6 चौक 24, 8 चौके 32, 32 और 24 कितना हुआ? 56। सिमिलरली इसका प्रोडक्ट कितना हो गया डिजिट्स का? 21, इसका कितना हो गया? 2, 21 दूना, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 43। यही है ना, सॉरी 21 और 2 कितना हो गया? 23। ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आपस में इनको जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 21 और 2 कितना हो गया? 23। तो ये हमारा फाइनल आंसर। चलो जी, दैट्स इट। अब आपको आई होप सेशन अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि हमें हर टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर होकर चलना है कि लेवल बढ़ा के मिल सकता है। और ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहिए, बल्क में चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस बुक में हमने रखे हैं 6300 से भी ऊपर क्वेश्चन, सारे नए टाइप के लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पुराना ट्रेंड है जो आप अदर बुक्स में देखते हो ना। ठीक है, अदर बुक्स में तो गलतियाँ भी हैं, नाम नहीं लेंगे, आपको पता है, आप प्रैक्टिस करके बैठे हो। और ट्रेंड भी देखो कितना पुराना है, 2016-17 तक है, उसके बाद कोई अपडेटेड भी नहीं है बुक। ठीक है, कोई मर्जी उठा लो, ये आपको अपडेटेड मिलेगी। 2022 में ही हमने लॉन्च किया, जस्ट 4-5 दिन पहले ही। अब उसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब भाई आपको एक नमूना दिखा दिया चलो मैंने आज सेशन में,
इससे भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन पड़े हैं। अगर ये कर ली ना, गारंटी के साथ कहता हूँ फाड़ के आओगे पूरा पेपर। रीजनिंग में कोई मात भी नहीं दे सकता, आपको चैलेंज कर ही नहीं सकता। ठीक है, जस्ट आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे जाके रीजनिंग बाय कमल सर या रीजनिंग बाय कमल छाबड़ा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी लॉन्च की है तो अभी ट्रेंडिंग में थोड़ा कम देखने को मिलेगी। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी, हमारी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग में आ जाएगी। और ये बुक जो है वो CET बेस्ड है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बाई चांस अगर लॉन्च हो भी जाता है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अनाउंस भी कर देती है सरकार, तो भी उसमें हेल्पफुल रहेगी। ओके, क्योंकि ये बैंकिंग लेवल तक की रीजनिंग को टारगेट करती है, बैंकिंग मेंस को नहीं करती, इंश्योरेंस मेंस को नहीं करती। अगर लेवल बढ़ भी गया ना रीजनिंग का, एक लिमिट में ही बढ़ेगा, सब्जेक्ट का हमें पता होता है किस लेवल तक बढ़ाए जा सकते हैं लेवल, उसको भी मात देगा ये लेवल। ठीक है, जो इसमें क्वेश्चंस का कंटेंट जो रखा गया है, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर में ही लगा लो, आपको 200 से के करीब क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारी बुक्स जितनी भी हैं सारी उठा के देख लो, किसी भी बुक में नहीं है इतने क्वेश्चन। ठीक है, अल्फ़ाबेट में आपको 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बल्क में है। ओके, 750 से भी ऊपर पेजेस हैं, एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में है, और मिलेगी अभी इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, बाकियों की हेल्प कर सकते हो। बाकी आगे कुछ टॉपिक्स हैं, एनोलॉजी क्लासिफिकेशन, इसमें आई थिंक इंग्लिश की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ले सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर कुछ एक चैप्टर्स में आएगा ज़रूर, बट काफ़ी सारे टॉपिक्स में हेल्प भी मिल जाएगी, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बाकी आपको पता ही है। ठीक है, तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो रीजनिंग बुक बाय कमल सर या रीजनिंग बुक बाय कमल छाबड़ा, स्पेलिंग देख लेना, या कमल सर भी डालोगे तो फर्स्ट सर्च में ही आ जाएगा, नहीं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना बाकियों के साथ। ओके, रेस्ट अगर आप इसी आसान तरीके से पढ़ना चाहते हो, बिगिनर हो, प्रेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हो, फिर नॉलेज के लिए अभी वीडियो देख रहे थे कि प्रेपरेशन करूं या ना करूं, ठीक है, इस वजह से देख रहे थे, अगर आप इंटरेस्टिंग है, विलिंग है, कम टाइम में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वन गो में सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अपडेटेड वो भी, तो हमारे इस कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको क्या करनी है, इवन कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नहीं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से कर लो। ठीक है, मिल जाएगा, इवन कोचिंग सेंटर सर्च करना। हमारे यहाँ कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, XYZ कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट आता है माइंड में, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे जनरली थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि मैसेजेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, उस पर कॉल कर लोगे तो टीम बैठी होती है, अवेलेबल होती है, वो देख लेगी। ओके, तो दैट्स इट, इस सेशन में इतना ही। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, आपको इस तरह के ही सैम्पल पेपर्स चाहिए आगे चल के कि हम टॉप लेवल को ही टारगेट करें। अगर आप CBT 1 के सारे क्वेश्चन से गुजर चुके हो और आपको थोड़ा डर है कि लेवल बढ़ाया जा सकता है, इस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, या वही चीज़ें मैं करवाऊँ कि जितने भी हमारे हर फेज़ में क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें टॉप लेवल के क्वेश्चन उठाओ CBT 1 के। चॉइस इज ऑल योर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बाकियों से शेयर भी ज़रूर कर देना। ठीक है, सभी की हेल्प हो जाए ताकि। ओके, तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। PDF जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी तक के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे काफ़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। से स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।